एक सुदूर उत्तर में दो दिव्य आत्माएं जागृत होती हैं। अध्याय 1 सुदूर उत्तर। दो दिव्य आत्माओं का जागरण। सुदूर उत्तरी भूभाग। चांदी जेड की तरह ढेर हो गई थी और बर्फ और हिम अनगिनत जगमगाते हीरों की तरह चमक रहे थे। इस समय बर्फ में दो आकर्षक आकृतियां खड़ी थीं। उन महिलाओं में से एक का चेहरा नाजुक था और उसने हरे रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी। उसके लंबे गहरे हरे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ और हिम की तरह सफेद थी, जिससे वह पारदर्शी प्रतीत होती थी। उसकी त्वचा के नीचे एक हल्की हरी रोशनी बहती हुई प्रतीत हो रही थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, 400,000 साल पुरानी स्पिरिट बीस्ट आइस रेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन थी। बर्फ की महारानी के बगल में एक और महिला खड़ी थी। उसका शरीर सुडौल और बेदाग था। उसके लंबे शुद्ध सफेद बाल और आसमानी नीली आंखें अलौकिक और स्पष्ट थीं, मानो वह दुनिया की हर चीज को देख सकती हो। उन्होंने बिना किसी अलंकरण के एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी, फिर भी इससे वह कुलीन और बेहद खूबसूरत प्रतीत होती थी। पहली नजर में वह सर्दियों के बेर के फूल की तरह थी, जो बर्फ और पाले को मात देती हुई असाधारण प्रतीत होती थी। हिम साम्राज्य की मालकिन, जिसे हिम आकाश की हिम महिला के नाम से जाना जाता है, के अलावा और कौन हो सकती है। इस समय हिम महारानी एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े हुए थी। वह छोटा लड़का लगभग 6 साल का था, जिसका चेहरा कोमल था और आंखें तारों की तरह चमकीली थीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और उम्मीद झलक रही थी। उनके काले बाल करीने से कंघी करके जुड़े में बांधे गए थे, जो उन्हें गंभीर और सुरुचिपूर्ण दिखा रहे थे। उस छोटे लड़के का नाम शू तियान्मो था। वह मूल रूप से एक परित्यक्त शिशु था, जिसे हिम महारानी ने गोद लिया था और बाद में उसे सुदूर उत्तरी भूमि में लाया गया था। यहाँ तक कि हिम साम्राज्य की महारानी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। सुदूर उत्तरी भूभाग को मनुष्यों के लिए निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। इसमें न केवल शक्तिशाली आत्मा राक्षस मौजूद थे, बल्कि एक ऐसी भीषण ठंड भी थी जिसका सामना करना मनुष्यों के लिए मुश्किल था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जू तियान्मो को भीषण ठंड से डर नहीं लगता था। इसके बजाय वह सुदूर उत्तरी क्षेत्र में बहुत आराम से जीवन व्यतीत करता था। बेशक यह उस सावधानी पूर्वक देखभाल से भी अविभाज्य था जो उसने और बर्फ की महारानी ने उसकी की थी। बहन, क्या हम शुरू कर सकते हैं? तियान्मो, ये छोटा सा जीव तो अधीर लग रहा है। सन्नाटे के बीच बर्फ की महारानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर हाथ बढ़ाकर जू तियान्मो की नाक को हल्के से सहलाया। जू तियान्मो को कोई आपत्ति नहीं थी। वह शांत और संयमित दिख रहा था। हालांकि वह युवा था, लेकिन उसमें अपनी उम्र का बचकानापन नहीं था। आखिरकार वह मूल रूप से इस दुनिया का नहीं था, बल्कि पुनर्जन्म लेकर आया था। मैं शिशु से 6 साल का हो गया हूँ। अब मैं अपनी आत्मा को जगाने वाला हूँ, लेकिन अभी भी कोई चीट एबिलिटी नहीं है। जू तियान्मो ने मन ही मन आह भरी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका शरीर एक परित्यक्त शिशु के शरीर में स्थानांतरित हो जाएगा। इससे भी बढ़कर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पूरे 6 साल बीत जाने के बाद भी जिस चीटिंग क्षमता का इंतजार था, वह अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही जू तियान्मो विचारों में डूबा हुआ था, उसका हाथ पकड़े हुए हिम महारानी ने नीचे देखा। तियान्मो, आज मैं आपकी आत्मा को जागृत करने में आपकी मदद करूंगा। हिम महारानी ने जू तियान्मो को नीचे देखा। उसकी आंखें शीतकालीन तारे की तरह ठंडी और सुंदर थीं। यह सुनकर जू तियान्मो ने सिर हिलाया। दूसरों को नहीं पता था, लेकिन उसे पता था। जब हिम महारानी इस दुनिया में आई तो वह अकेली थी, और इसी अकेलेपन ने उसके स्वभाव को ठंडा बना दिया था। सौभाग्यवश बाद में उसकी मुलाकात हिम महारानी से हुई और फिर उसे वह परित्यक्त शिशु मिला। तभी हिम महारानी को इस मानव संसार में गर्माहट का एहसास हुआ। हालांकि हिम महारानी आमतौर पर ठंडी स्वभाव की लगती थी, लेकिन वह जू तियान्मो की बहुत परवाह करती थी। अगले ही पल हिम महारानी ने अपना हाथ हिलाया। फिर बर्फीली जमीन पर अचानक कई काले पत्थर प्रकट हुए, जिन्होंने एक षटभुजाकार आकृति बना ली। बीच में खड़े हो जाओ, यह कहते ही हिम महारानी ने स्वाभाविक रूप से उसका हाथ छोड़ दिया। जू तियान्मो ने देर नहीं की और सीधे सरणी में प्रवेश कर गया। यह देखकर हिम महारानी ने एक हाथ से प्रहार किया। जमीन पर पड़े 6 काले पत्थरों पर हल्की चांदी जैसी रोशनी पड़ रही थी। पल भर में 6 पत्थरों से सुनहरी रोशनी की एक परत निकली, जिसने एक हल्की सुनहरी चादर बना ली, जिसने जू तियान्मो को घेर लिया। फिर अनगिनत सुनहरे प्रकाश बिंदु प्रकट हुए और जू तियान्मो के शरीर में समा गए। जू तियान्मो स्थिर खड़ा रहा, और जैसे ही सुनहरे प्रकाश के बिंदु उसके शरीर में समा गए, उसने खुद को एक गर्म धारा से घिरा हुआ महसूस किया। तियान्मो, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। इसी क्षण हिम महारानी की आवाज सुनाई दी। जू तियान्मो ने निर्देशानुसार अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। इसके तुरंत बाद उसके दाहिने हाथ से सुनहरे प्रकाश के बिंदु फूट पड़े। करीब से देखने पर पता चला कि वे सुनहरे प्रकाश बिंदु संघनित होकर एक घुमावदार बर्फीले अजगर में बदल गए थे। क्या यह फ्रॉस्ट जायंट ड्रैगन है? आत्मा वहीं खड़ी बर्फ की महारानी भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। मूल भावना जू तियान्मो जागृत वास्तव में फ्रॉस्ट जायंट ड्रैगन था। यह आत्मा दिव्य आत्माओं में एक दिव्य आत्मा थी, जिसमें बर्फ का सर्वोच्च गुण मौजूद था, और इसे केवल शीर्ष स्तर के बर्फ ड्रैगन रक्तवंश वाले ही प्राप्त कर सकते थे। यह देखकर हिम महारानी भी आश्चर्यचकित रह गईं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह सुदूर उत्तरी क्षेत्र की ठंड से नहीं डरता। पता चला है कि उसके अंदर उच्च कोटि के हिम ड्रैगन का रक्त बहता है, और उसने हिम दैत्य ड्रैगन जैसी एक दिव्य आत्मा को जागृत किया। हिम महारानी मन ही मन आश्चर्यचकित हो उठी। जैसे ही दोनों महिलाएं चौंक गईं, जू तियान्मो ने अनजाने में अपना दूसरा हाथ उठा लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कुछ फटने ही वाला है। जैसे ही उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, अनगिनत सुनहरे प्रकाश बिंदु फिर से संघनित हो गए। पलक झपकते ही उसकी हथेली पर एक बर्फीली लंबी तलवार आकार ले ली। जैसे ही तलवार की धार बनी, बर्फीली आभा इतनी तीव्र थी मानो आसपास का सारा वातावरण उससे जमने वाला हो। यह जुड़वा आत्माएं, बर्फ हिम सम्राट तलवार, एक दिव्य उपकरण आत्मा, और यह बर्फ का सबसे बेहतरीन गुण भी है। इस दृश्य को देखकर हिम महारानी पूरी तरह से अवाक रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जू तियान्मो की 2 आत्माएं होंगी। इसके अलावा दोनों आत्माएं असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं, दोनों दिव्य थीं। यह देखकर हिम महारानी भी भावुक हो गई, और इस क्षण उनकी हृदय गति तेज हो गई। शांत होने के बाद उसने कहा, तियान्मो, इन दोनों आत्माओं को अपने शरीर में वापस लाने का प्रयास करो। जू तियान्मो ने सिर हिलाया और आसानी से दोनों महान आत्माओं को अपने शरीर में वापस समाहित कर लिया। फिर हिम महारानी ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और तुरंत उनके हाथ से एक नीली क्रिस्टल गेंद प्रकट हुई। तियान्मो, अपनी हथेली इस क्रिस्टल बॉल पर रखो। भले ही आपके पास 2 आत्माएं हों, लेकिन अगर आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। यह सुनकर जू तियान्मो ने बिना देरी किए सीधे अपना हाथ नीले क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। अगले ही पल एक प्रारंभिक बिंदु से चकाचौंध भरी नीली रोशनी तुरंत फैल गई। पलक झपकते ही पूरा क्रिस्टल बॉल एक चमकदार रत्न की तरह जगमगा उठा।
एक हल्की नीली आभा बाहर की ओर फैल रही थी जो अवर्णनीय रूप से मनमोहक थी। जन्मजात जन्मजात अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति, यह देखकर हिम महारानी का मन बुरी तरह हिल गया। हालांकि उनका बाहरी रूप अविचलित रहा, अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था। वहीं खड़ी बर्फ की महारानी अवाक रह गई और कुछ बोल नहीं पाई। सदमे के बीच हिम महारानी ने क्रिस्टल बॉल को एक तरफ रख दिया। बधाई हो तियानमो, ऐसा लगता है कि आप स्वाभाविक रूप से स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उपयुक्त हैं। आपकी भविष्य की उपलब्धियां अतुलनीय हैं, हिम महारानी ने ठंडे स्वर में कहा। इसी बीच हिम महारानी अपने सदमे से उबर गईं। वह आगे बढ़ी और जू तियानमो को गले लगा लिया, फिर उसके गुलाबी गाल पर एक बड़ा चुंबन दिया। दो दिव्य आत्माएं। जन्मजात अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति, मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम किस तरह के राक्षस हो। यह सुनकर जू तियानमो मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे और मजबूत बनना होगा। तभी वह बर्फ की महारानी और हिम महारानी के अधीन होने के भाग्य को बदल सकता था। वह बर्फ की महारानी और हिम की महारानी के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। अगर हिम साम्राज्य ने उसे गोद न लिया होता तो शायद वह बहुत पहले ही मर गया होता। और भी चुंबन। कुछ देर सोचने के बाद जू तियानमो को होश आया और उसने अपने छोटे हाथ से अपने गाल की ओर इशारा किया। यह सुनकर हिम महारानी ने हिम महारानी की ओर देखा। हिम साम्राज्य की महारानी के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। फिर बर्फ की महारानी ने जू तियानमो के चेहरे पर एक और स्ट्रॉबेरी लगा दी। तुरंत ही हिम महारानी ने कहा, कल से मैं और बिंगर तुम्हें बर्फ से जुड़ी अंतिम चालें सिखाना शुरू करेंगे, इसलिए तुम्हें खूब अभ्यास करना होगा। जू तियानमो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। ठीक इसी क्षण अचानक उसके दिमाग से एक यांत्रिक संकेत ध्वनि सुनाई दी। डिंग। मेजबान की आध्यात्मिक जागृति का पता चल रहा है। साइन इन सिस्टम सक्रिय हो रहा है। बधाई हो होस्ट, साइन इन सिस्टम सक्रिय हो गया है। जब तक आप महत्वपूर्ण स्थानों, महत्वपूर्ण कथानक बिंदुओं या महत्वपूर्ण पात्रों के पास लॉग इन करते हैं, तब तक होस्ट को सिस्टम पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं। सिस्टम स्टोर खुल गया है। होस्ट साइन इन पॉइंट्स का उपयोग करके स्टोर में वांछित वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। वर्तमान साइन इन अंक 0 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कृपया प्रतिदिन लॉग इन करें। सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ साथ जू तियानमो की आंखों के सामने एक पारदर्शी एट्रीब्यूट पैनल भी दिखाई दिया। मेजबान जू तियानमो, आयु 6 वर्ष, स्तर जन्मजात महाशक्ति स्तर 20, आइटम कोई नहीं। 2 हिम सम्राट की 3 अनूठी शक्तियां, सम्राट की हथेली, सम्राट की तलवार और सम्राट का हिम आकाश। अध्याय 2 हिम सम्राट के 3 अजूबे, सम्राट की हथेली, सम्राट की तलवार और सम्राट का हिम आकाश। सिस्टम का परिचय सुनने के बाद जू तियानमो बहुत खुश हुई। पहले उसे लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी आत्मा के जागृत होने के बाद साइन इन सिस्टम सीधे सक्रिय हो जाएगा। इसके अलावा साइन इन करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों, महत्वपूर्ण कथानक बिंदुओं और महत्वपूर्ण पात्रों के पास साइन इन करने का विकल्प चुन सकता था। आखिरकार यह आ ही गया। मेरे पास न केवल 2 दिव्य आत्माएं हैं, बल्कि मेरे पास जन्मजात पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति भी है। साथ ही यह साइन इन सिस्टम भी। क्या मैं आसमान में नहीं उड़ पाऊंगा? जू तियानमो इतना उत्साहित था कि उसके गाल लाल हो गए। एह, छोटे तियानमो, तुम क्यों शर्मा रहे हो? मैंने तुम्हें सिर्फ 2 बार चूमा है, ये इतनी गंभीर बात नहीं है ना? जू तियानमो के चेहरे पर शर्म की लाली देखकर सम्राट बिंग को लगा कि वह छोटा लड़का शर्मा रहा है। यह सुनकर जू तियानमो ठीक हो गई। आलिंगन। उसने सम्राट बिंग की ओर हाथ फैलाकर गले लगने की गुहार लगाई। यह देखकर सम्राट बिंग हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे जू तियानमो को उठा लिया। जू तियानमो ने पहले सम्राट बिंग की कोमल छाती को रगड़ा, फिर सम्राट बिंग के गाल पर जोर से चुंबन किया। सम्राट बिंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार बचपन से लेकर अब तक उसे अक्सर जू तियानमो को चुंबन देना पसंद था। वहीं बगल में खड़ी स्नो एम्प्रेस ने बस उदासीनता से मुस्कुरा दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। तभी अचानक जू तियानमो के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। डिंग। पहचाने जा सकने वाले साइन इन अक्षर बर्फ और हिम देवी, बर्फ जेड महारानी बिच्छू। होस्ट, कृपया लॉग इन करने का विकल्प चुनें। जू तियानमो थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने अपना फैसला लिया। सिस्टम स्नो एम्प्रेस में साइन इन करने का विकल्प चुने। कुछ ही देर में सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। डिंग। स्नो एम्प्रेस में सफलतापूर्वक लॉग इन करने के लिए होस्ट को बधाई। प्राप्त पुरस्कार 10 लाख साल पुरानी स्वर्णिम आत्मा की अंगूठी, आइस क्रिस्टल स्नो फीनिक्स, 10,000 साइन इन पॉइंट। वर्तमान साइन इन पॉइंट 10,000 पॉइंट। यह सुनकर जू तियानमो का मन कांप उठा। हे भगवान, स्नो एम्प्रेस में लॉग इन करने मात्र से ही मुझे 10 लाख साल की आध्यात्मिक अंगूठी मिल गई और 10,000 साइन इन पॉइंट्स। ये पुरस्कार तो बहुत ही उदार हैं। हाँ, यह सिस्टम वाकई शानदार है। जू तियानमो ने दबी आवाज में आह भरी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। काफी देर बाद आखिरकार उसने अपने मन को शांत किया। इसके बाद जू तियानमो ने इस 10 लाख साल पुराने स्वर्णिम आत्मा वलय को अपने हिम विशालकाय ड्रैगन के पहले आत्मा वलय के रूप में संश्लेषित किया। आत्मा स्पिरिट रिंग को सफलतापूर्वक संयोजित करने के बाद उसने सहजता से अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी प्राप्त कर ली, आइस फ्रॉस्ट ब्रेथ और आइस क्रिस्टल बॉडीगार्ड। इस बर्फीली सांस से उसकी सांस बेहद ठंडी हो सकती थी। यह परम बर्फ की आभा एक प्रभावशाली अंदाज और पूर्णतः जमा देने वाली ठंड के साथ आया था। और यह आइस क्रिस्टल बॉडीगार्ड कौशल सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत बना सकता है, जिससे उसे बेहद उच्च स्तर की सुरक्षा मिलती है। बुरा नहीं। एक आक्रमण एक बचा। स्नो एम्प्रेस में साइन इन करने मात्र से ही इतने अच्छे परिणाम मिले। सम्राट बिंग के साथ पंजीकरण करने से बाद में क्या लाभ मिलेंगे? इस विचार के साथ जू तियानमो ने धीरे धीरे सम्राट बिंग की बाहों में अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी। सम्राट बिंग ने यह देखा, हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बिना कुछ कहे स्वाभाविक रूप से जू तियानमो के माथे पर चुंबन किया। अगली सुबह हिम महारानी ने जू तियानमो को सुबह जल्दी जगा दिया। तियानमो, आज मैं सबसे पहले आपको अपनी बर्फ से जुड़ी अंतिम चालें सिखाऊंगा। आपको कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और लापरवाही या आलस्य नहीं करनी चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? स्नो एम्प्रेस ने जू तियानमो की ओर देखा। उनकी आवाज में अधिकार का भाव झलक रहा था। हाँ, जू तियानमो ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और अपनी परिधीय दृष्टि से चारों ओर का जायजा लिया। दुर्भाग्यवश उन्हें सम्राट बिंग की प्रतिमा नहीं मिली। मेरे पीछे आओ। इसी क्षण हिम महारानी ने बात की और फिर जू तियानमो को एक बर्फीले इलाके में ले गई। जैसे ही वे स्थिर खड़े हुए, स्नो एम्प्रेस से एक भयानक आभा निकली। इस आभा के प्रभाव से आकाश और पृथ्वी मानो जम गए थे। तियानमो, ध्यान से देखो। एक बार याद दिलाने के बाद स्नो एम्प्रेस ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, आसपास का तापमान अविश्वसनीय गति से गिर गया। एक पल पहले यह सिर्फ एक कड़ाके की ठंड वाला पहाड़ और बर्फीली जमीन थी, अगले ही पल यह पूरी तरह से बर्फ और हिम की दुनिया में बदल गया था।
भूष भूष हंस के पंख जैसी भारी बर्फ तेज हवाओं के साथ बेतहाशा उड़ रही थी। दी हंटियन स्नो डांस शाइनिंग सन। जैसे ही हिम महारानी ने बोलना शुरू किया, एक विचित्र शक्ति ने पल भर में आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। ऐसा लगा मानो वह इस बर्फीली दुनिया की शासक बन गई हो। क्या यह किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित क्षमता है? जू तियानमो मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। वह इसे महसूस कर सकता था। इस समय यह दुनिया हिम महारानी के नियंत्रण में थी। चाहे बादल हो, नमी हो या कुछ और, सब कुछ उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाता था। इस डोमेन शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कड़ाके की ठंड वाली हवाओं और हंस के पंखों जितने बड़े चाकू की तरह तेज बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। जैसे ही जू तियानमो चौंक गया, स्नो एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा। यह डी हंटियन स्नो डांस शाइनिंग सन शायद अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको इस भावना को याद रखना होगा। इस पर और विचार करो। जब आपको सचमुच यह महसूस हो जाए कि आपने बर्फ और हिम पर महारत हासिल कर ली है, तभी आप सफल हो पाएंगे। यह सुनकर जू तियानमो ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद हिम महारानी ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। उसकी हथेली तुरंत जेड की तरह चमकदार और बर्फ की तरह सफेद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो इसे भेड़ की चर्बी से बने सफेद जेड पत्थर के टुकड़े से तराशा गया हो। अगले ही पल स्नो एम्प्रेस ने लापरवाही से हथेली से वार किया। सम्राट ताड़ बिना बर्फ के भीषण ठंड, एक ही झटके में कोई आवाज नहीं हुई और सारे बर्फ के टुकड़े पल भर में बिखर गए। बर्फ के चूरे से भरा आकाश एक बार फिर जू तियानमो की दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था, और इन बर्फ के टुकड़ों की ठंडक मानो पल भर में गायब हो गई। हवा का तापमान अचानक बढ़ गया। फिर भी जू तियानमो को ऐसा लगा जैसे वह परम शून्य में गिर गया हो और उसका पूरा शरीर कांप उठा। जैसे ही जू तियानमो चौंक गया, स्नो एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा और कहा, याद रखें, यह सम्राट ताड़ का पेड़ बिना बर्फ के भीषण ठंड, गर्माहट के भीतर की कोमलता है। इससे पहले कि जू तियानमो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, हिम महारानी ने अपना हाथ हिलाया। फिर उसके हाथ से अचानक एक गहरे नीले रंग की लंबी तलवार प्रकट हो गई। यह लंबी तलवार बर्फ के क्रिस्टलों से बनी हुई प्रतीत होती थी, भव्य और बर्फीली ठंडी। सम्राट तलवार बर्फ की चरम सीमा अद्वितीय। यह कहते ही हिम महारानी के तलवारधारी हाथ ने वार कर दिया। धमाका! तलवार के एक ही वार से भयानक तलवार की रोशनी चारों ओर फैल गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया। यह दृश्य देखकर जू तियानमो बुरी तरह हिल गया। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। सचमुच स्नो एम्प्रेस के तीनों अंतिम हमले बेहद भयावह थे। इसी क्षण अपनी सर्वोच्च क्षमताओं का प्रदर्शन समाप्त कर चुकी स्नो एम्प्रेस जू तियानमो के पास पहुंची। तियानमो, जब मैंने अभी अपनी अंतिम क्षमता का प्रदर्शन किया तो मेरी गति काफी धीमी हो गई थी, और मैं आपको अपने क्षेत्र में इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कराऊंगा। इस तरह आप इसे और गहराई से महसूस कर सकते हैं। पहले आप सम्राट हथेली मुद्रा आजमाने की कोशिश करें। यह सुनकर जू तियानमो ने सिर हिलाया और फिर कुछ कदम आगे बढ़ाए। उसने इसे करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी सांस रोककर एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया। अपनी स्थिति को समायोजित करने के बाद जू तियानमो के दिमाग में स्नो एम्प्रेस द्वारा अभी अभी किए गए सम्राट पाम के प्रदर्शन की यादें आने लगी। सोचते सोचते उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और हथेली से शून्य की ओर प्रहार किया। हालांकि जब उसने अपनी हथेली से प्रहार किया तो उसकी हथेली की शक्ति अनियंत्रित और नियंत्रण से बाहर थी। यह एम्परर पाम ग्रेट कोल्ड विदाउट स्नो जैसा प्रभाव हासिल नहीं कर सका। उसके सामने हवा और बर्फ अभी भी बेरोक-टोक उड़ रही थी। 300 गुना समझ का कार्ड। सम्राट की हथेली को समझें। बर्फ के सम्राट में साइन इन करें। अध्याय 300 गुना समझ का कार्ड। सम्राट की हथेली को समझें। बर्फ के सम्राट में साइन इन करें। यह असफल प्रयास के बाद जू तियानमो थोड़ा हैरान था। हिम महारानी ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उसने उसे प्यार से दिलासा देते हुए कहा, यह सम्राट हथेली की तकनीक सीखना बहुत कठिन है। जल्दबाजी मत करो, आराम से सीखो। जू तियानमो ने हल्के से सिर हिलाया और कोशिश जारी रखी। हालांकि उन्होंने कई बार लगातार कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। यह अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा है? जू तियानमो थोड़ा चिंतित था। अभी अभी उसने हिम महारानी द्वारा प्रदर्शित सम्राट हथेली के सार का विश्लेषण करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हथेली से प्रहार करने के बाद भी वह बर्फ के बिना भीषण ठंड हासिल नहीं कर सका। इसमें रूप तो था, लेकिन सार नहीं था। पास ही में हिम महारानी ने देखा और कहा, तियानमो, तुम्हें इसे अपने दिल से महसूस करना होगा। पहले अच्छे से सोचो, फिर दोबारा कोशिश करो। जू तियानमो ने सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वह गहरी सोच में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन असल में वह सिस्टम से संवाद कर रहा था। सिस्टम मॉल खोल रहा था। सिस्टम मॉल में तरह तरह के आकर्षक सामानों की भरमार थी। स्पिरिट रिंग, स्पिरिट बोन, अतिरिक्त स्पिरिट क्षमताएं। एक स्पिरिट मास्टर को जिस भी चीज की आवश्यकता हो सकती थी वह सब उपलब्ध था, लेकिन दुर्भाग्यवश आवश्यक साइनइन अंक बेहद अधिक थे। जू तियानमो के पास केवल 10,000 साइनइन पॉइंट थे, जो उसने पहले स्नो एम्प्रेस के साथ साइन इन करके प्राप्त किए थे। वे बहुमूल्य वस्तुएं उसकी पहुंच से बाहर थीं। हम 100 गुना समझ का कार्ड। अचानक सिस्टम मॉल में बिक्री के लिए एक 100 गुना बोध कार्ड देखकर जू तियानमो की आंखें चमक उठीं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस 100 गुना बोध कार्ड का उपयोग करने के बाद व्यक्ति 100 गुना बोध प्राप्त कर सकता है। बेशक इसकी एक समय सीमा थी, यह केवल 3 घंटे तक ही चल सकता था। इसकी कीमत ठीक 10,000 साइनइन पॉइंट्स थी। इसकी जांच करने के बाद जू तियानमो ने अपना मन बना लिया और सीधे 10,000 साइनइन पॉइंट्स खर्च करके 100 फोल्ड कॉम्प्रिहेंशन कार्ड खरीद लिया। डिंग! 100 फोल्ड कॉम्प्रिहेंशन कार्ड को सफलतापूर्वक खरीदने के लिए मेजबान को बधाई। तुरंत उपयोग करें। नोट, एक बार सक्रिय होने पर 100 फोल्ड कॉम्प्रिहेंशन कार्ड केवल 3 घंटे तक ही चलेगा। तुरंत इस्तेमाल करें। जू तियानमो ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। वह फिलहाल सम्राट हथेली की तकनीक को समझने में असमर्थ होने की स्थिति में फंसा हुआ था। डिंग! 100 गुना समझ कार्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। मेजबान की समझ 100 गुना बढ़ गई है। सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ ही जू तियानमो की समझने की क्षमता में तुरंत 100 गुना वृद्धि हो गई। हिम महारानी द्वारा पहले दिखाए गए सम्राट हथेली के प्रदर्शन को याद करते हुए उसने आसानी से इसके सार को समझ लिया। बर्फ और हिम पर सच्चा नियंत्रण। इस अत्यधिक ठंडे तापमान में वे दिखने में नाजुक लगने वाले हिमखंड एक शक्तिशाली और निरंतर आक्रामक बल लगाते हैं। हथेली का प्रहार देखने में तो कोमल लगता है, लेकिन वास्तव में कोमलता में ही शक्ति छिपी होती है। हथेली की शक्ति से हिलाने पर नंगी आंखों से अदृश्य चिंगारियां हर बर्फ के टुकड़े से फूट पड़ी। बिना बर्फ के भीषण ठंड, बस यही बात है। विचारों में डूबे हुए जू तियानमो ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। बिना किसी झिझक के उसने शून्य में एक जोरदार मुक्का मारा। धमाका! अचानक तेज हवा और बर्फबारी एक अवर्णनीय तरीके से थम गई। इस क्षण समय और स्थान पूरी तरह से रुक गए प्रतीत हुए। ऐसा लग रहा था मानो हवा में हर बर्फ का टुकड़ा जम गया हो और इस क्षण सारी ठंडी हवा भी थम गई हो।
इसके तुरंत बाद हथेली के जोरदार प्रहार से जू तियानमो के सामने ठहरे हुए बर्फ के टुकड़े पल भर में पिघलकर बिखर गए। इस समय आसपास का तापमान भी अचानक बढ़ गया। जब उसने दोबारा देखा तो शू तियानमो के केंद्र में स्थित एक बड़ा क्षेत्र हवा और बर्फ से मुक्त था, आकाश की तरह उज्ज्वल और खाली था। इस प्रकार बर्फ के बिना भीषण ठंड की उपलब्धि प्राप्त हुई और सम्राट हथेली की कला में महारत हासिल कर ली गई। हम्मा कुछ ही दूरी पर हिम महारानी के ठंडे और सुंदर चेहरे का भाव इस दृश्य को देखकर अचानक बदल गया। क्या उसने इसे बस यूं ही समझ लिया? क्या तियानमो इतनी प्रतिभाशाली है? हिम महारानी ने आश्चर्य और कुछ अविश्वास भरे भाव से कहा। कुछ ही दूरी पर आइस एम्प्रेस भी किसी समय वहां पहुंच गई थी। जब उसने जू तियानमो को सम्राट हथेली बिना बर्फ के महान शीत युद्ध का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते देखा तो उसे भी यह अविश्वसनीय लगा। कितनी जल्दी उसने सचमुच इसे पल भर में ही सीख लिया। बर्फ की महारानी ने प्रशंसा से चुपचाप आह भरी। उसे यह महसूस होने लगा था कि जू तियानमो की प्रतिभा अद्वितीय है। उसी समय जब जू तियानमो ने खुद को सम्राट हथेली का सफल प्रदर्शन करते हुए देखा तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। यह 100 गुना समझ वाला कार्ड सचमुच असाधारण है। सभी आवश्यक बातें तुरंत समझ में आ गईं। जश्न मनाने में समय बर्बाद किए बिना जू तियानमो ने समझना जारी रखा। आखिरकार यह 100 गुना बोधगम्यता कार्ड केवल 3 घंटे तक ही चला। उसने इसे 10,000 साइनाइन पॉइंट्स से खरीदा था, इसलिए वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। इसके बाद जू तियानमो को सम्राट तलवार बर्फ चरम अद्वितीय समझ में आने लगी। हालांकि उसने इसमें कुछ महारत हासिल कर ली थी, लेकिन इसकी कठिनाई वास्तव में बहुत अधिक थी और उसने सम्राट हथेली की तरह इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। फिर उसने दी हंटियन स्नो डांस शाइनिंग सन को समझने की कोशिश की। हालांकि इसमें एक डोमेन की शक्ति शामिल थी, जिससे जू तियानमो पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। मेरी अपनी ताकत अभी भी अपर्याप्त है। अगर मैं किसी डोमेन की शक्ति पर महारत हासिल कर लूं तो इसे समझना शायद बहुत आसान हो जाएगा। जू तियानमो ने मन ही मन आह भरी। जल्द ही 3 घंटे बीत गए। जू तियानमो को षडयंत्र ज्ञान कार्ड द्वारा प्रदान किया गया ज्ञानवर्धन भी समाप्त हो गया। तियानमो, तुमने बहुत अच्छा किया। आपने शुरू से ही सम्राट हथेली को सीधे तौर पर समझ लिया था और आपने सम्राट तलवार में भी काफी महारत हासिल कर ली थी। जहां तक एम्परर फ्रीजिंग स्काई की बात है, यह वास्तव में अभी आपके लिए बहुत कठिन है, इसलिए अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हिम महारानी ने जू तियानमो की ओर देखा और उसकी प्रशंसा की। उसके ठंडे बर्फीले चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले कि जू तियानमो कुछ जवाब दे पाता, बर्फ की महारानी आगे बढ़ी और सीधे जू तियानमो को उठाकर गले लगा लिया और उसे ऊपर उठा लिया। तियानमो, तुम सचमुच अद्भुत हो। केवल 6 साल का। ऐसी प्रतिभा पूरे महाद्वीप में गर्व से खड़े होने के लिए काफी है। जू तियानमो ने मासूमियत भरी मुस्कान दी और सक्रिय रूप से चुंबन मांगा। बर्फ की महारानी कंजूस नहीं थी, उसने जू तियानमो को कई और जोरदार चुंबन दिए। अगले दिन बर्फ की महारानी ने जू तियानमो को जल्दी ही ढूंढ लिया। तियानमो, आज तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाने की मेरी बारी है। क्या तुम खुश हो? जैसे ही वह बोल रही थी, बर्फ की महारानी ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जू तियानमो ने सिर हिलाया, अपना छोटा हाथ बढ़ाया और बर्फ की महारानी के साथ हाथ में हाथ डालकर बाहर चले गए। जैसे ही बर्फ की महारानी चली, उसने कहा, बहन ने तुम्हें अपनी हिम महारानी के 3 परम सिद्धांत दिखाए हैं। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत कंजूस नहीं हो सकता, तो मैंने फैसला किया है कि मैं आपको आइस बर्स्ट तकनीक सिखाऊंगा। बर्फ की महारानी को ऐसा कहते सुनकर जू तियानमो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अगर उसे सही से याद है तो खुद आइस एम्प्रेस भी इस आइस बर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, है ना? जू तियानमो को प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखते देख हिम महारानी ने मुंह बनाकर कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि यह आइस बर्स्ट तकनीक शक्तिशाली नहीं है? मैं आपको बता दूं, यह आइस बर्स्ट तकनीक आइस रेड स्कॉर्पियन प्रजाति के लिए भी बेहद दुर्लभ है। अगर मेरे पास, महारानी के पास, यह कौशल होता तो सुदूर उत्तरी भूमि पर प्रभुत्व स्थापित करना कोई समस्या नहीं होती। बेशक हालांकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर भी मुझे इसके पीछे का सिद्धांत पता है। जब वह बोल रही थी तो बर्फ की महारानी ने जू तियानमो को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। उनकी राय में आइस बर्स्ट तकनीक को एक दिव्य कौशल के रूप में वर्णित करना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि वह सिद्धांत को जानती थी, लेकिन वह उसे व्यवहार में नहीं ला सकी। कल मैंने देखा कि जू तियानमो ने हिम महारानी के सम्राट हथेली के मंत्र बिना बर्फ के महान शीत युद्ध को थोड़े ही समय में पूरी तरह से समझ लिया। उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि जू तियानमो की प्रतिभा कितनी उच्च कोटि की थी। शायद वह आइस बर्स्ट तकनीक को सफलतापूर्वक समझ सके। जू तियानमो ने हल्के से सिर हिलाया, इस बारे में ज्यादा सोचे बिना, और आइस एम्प्रेस के साथ बाहर चले गए। वे अभी ज्यादा दूर नहीं चले थे कि उनके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी, डिंग। पहचान योग्य साइनाइन कैरेक्टर आइस एम्प्रेस। तुरंत लॉग इन करें। दाखिल करना। जू तियानमो ने सीधे तौर पर चुनाव किया। कुछ ही देर में सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी, डिंग। आइस एम्प्रेस के साथ सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। प्राप्त पुरस्कार 10 लाख साल पुरानी स्वर्णिम आत्मा की अंगूठी आइस फीनिक्स 10,000 साइनाइन पॉइंट। वर्तमान साइनाइन पॉइंट 10,000 पॉइंट। 4 शानदार पुरस्कार। समय तेजी से बीतता है, 1000 गुना ज्ञानोदय कार्ड। बर्फ का विस्फोट। अध्याय 4 उदार पुरस्कार। समय तेजी से बीतता है, 1000 गुना ज्ञानोदय कार्ड। बर्फ का विस्फोट। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनते ही जू तियानमो बेहद खुश हो गया। एक और 10 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी। यह साइनाइन इनाम बहुत ही उदार है। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत इस 10 लाख साल पुराने आइस फीनिक्स को अपने अंदर समाहित कर लिया। अपने फ्रॉस्ट जायंट ड्रैगन के साथ स्पिरिट रिंग आत्मा संलयन के बाद उसने सफलतापूर्वक अपनी दूसरी आध्यात्मिक क्षमताएं प्राप्त कर ली, फीनिक्स आइस विंग्स और आइस डोमेन। फीनिक्स आइस विंग्स की मदद से वह हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता था। जहां तक आइस डोमेन की बात है, यह एक डोमेन शक्ति थी। अब मैं उड़ सकता हूं। और क्या मेरे पास डोमेन पावर है? जू तियानमो अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। कल स्नो एम्प्रेस के सम्राट हान तियान स्नो डांस शाइनिंग सन को समझने की कोशिश करते समय 100 गुना समझ कार्ड के बूस्ट के बावजूद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इसका कारण यह था कि इस कौशल में डोमेन संबंधी क्षमताएं शामिल थीं। जू तियानमो ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ठीक एक दिन बाद ही आइस डोमेन पर कब्जा कर लेगा। बेहद प्रसन्न होकर जू तियानमो ने तुरंत सिस्टम शॉप से 100 गुना समझ का कार्ड खरीदने के लिए 10,000 साइनाइन पॉइंट खर्च कर दिए। आइस एम्प्रेस की व्याख्या सुनने के तुरंत बाद वह इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। शायद वह आइस बर्स्ट तकनीक को सचमुच समझ सकता था। कुछ ही देर में आइस एम्प्रेस जू तियानमो को प्रशिक्षण मैदान में ले गई। तियानमो, आप दोनों की आत्माएं परम बर्फ के गुण से परिपूर्ण हैं।
एक आइस टाइप स्पिरिट मास्टर के लिए बर्फ बनाने में क्या बड़ी बात है, जब तक बर्फ रहेगी बर्फ के विस्फोट की शक्ति भी बनी रहेगी। अगर यह बर्फ और हिम से ढकी दुनिया में है तो आइस बर्स्ट तकनीक का आतंक किसी भी 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट एबिलिटी को टक्कर देने के लिए काफी है। जब मैं इस तरह से बात करता हूं तो क्या आप आइस बर्स्ट तकनीक की शक्ति को समझते हैं? आइस एम्प्रेस ने सीधे जू तियानमो की ओर देखा। जू तियानमो ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मैं समझ गया। इतना स्मार्ट, बर्फ की महारानी ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। तो एक चुंबन कैसा रहेगा? बोलते बोलते जू तियानमो ने सहजता से अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। यह देखकर हिम महारानी ने कोमल मुस्कान बिखेरी, अरे बदमाश, तुम्हारी उम्र कितनी है? हमेशा इस बुढ़िया का फायदा उठाने की कोशिश करते रहते हो अपनी बातों के बावजूद। आइस एम्प्रेस ने जू तियानमो के गाल पर चुंबन किया। जू तियानमो ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ आइस एम्प्रेस द्वारा आइस बर्स्ट तकनीक के सार की व्याख्या को सुनना जारी रखा। आइस एम्प्रेस की व्याख्या सुनने के बाद जू तियानमो ने सीधे सिस्टम से संवाद किया और 100 गुना समझ वाले कार्ड का उपयोग करने का विकल्प चुना। फिर उसने आइस बर्स्ट तकनीक को समझने की कोशिश शुरू की और इसे आइस एम्प्रेस द्वारा पहले कही गई बातों के साथ मिलाकर समझने का प्रयास किया। हालांकि यह अफसोस की बात थी, अपने प्रयासों के बावजूद जू तियानमो सफल नहीं हो सका। ऐसा लग रहा था कि आइस बर्स्ट तकनीक बहुत कठिन थी। 100 गुना अधिक समझ विकसित करने वाले कार्ड से मिली मदद के बावजूद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया, जैसा कि शीर्ष स्तर की बर्फ और हिम प्रतिभा से उम्मीद की जाती है। मैं अभी बहुत छोटा हूं और मेरी ताकत बहुत कमजोर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। अगर मैं 10 लाख साइनाइन पॉइंट जमा कर लूं और उन्हें 1000 गुना बेहतर समझ वाले कार्ड से बदल लूं तो शायद मुझे इसे पूरी तरह से समझने का मौका मिल जाए। जू तियानमो ने मन ही मन बुदबुदाया। यह सोचकर उसे दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ कि 10,000 साइनाइन पॉइंट्स के बदले प्राप्त किया गया 100 गुना समझ का कार्ड यूं ही बर्बाद हो गया। तभी आइस एम्प्रेस उठी और उसके करीब झुककर उसके गाल पर प्यार से चुंबन किया। तियानमो, निराश मत होइए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में आइस बर्स्ट तकनीक में महारत हासिल कर लेंगे। यह सुनकर जू तियानमो ने अपना संयम वापस पा लिया और दृढ़ भाव से सिर हिलाते हुए कहा, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। समय बहुत जल्दी बीत गया। देखते ही देखते जू तियानमो 13 साल का हो गया। उस समय उनके बाल घने, मुलायम और प्राकृतिक रूप से काले थे, मानो किसी भूदृश्य चित्रकला में स्याही के छींटे पड़े हों, सहज और लचीले। उसकी आंखें तारों की तरह चमकीली और समुद्र की तरह गहरी थीं। उनकी भौहें आकर्षक थीं, जो उनके चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प का भाव जोड़ती थीं। फिलहाल जू तियानमो बर्फ में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसकी शारीरिक मुद्रा अजगर की तरह फुर्तीली थी, हर हरकत बादलों और पानी की तरह सहजता से बहती थी, फिर भी उसमें असीम तीक्ष्णता झलकती थी। एक युवा नायक, जोश से भरपूर। जब जू तियानमो ने तलवारबाजी का अभ्यास पूरा कर लिया तो दूर से देख रही आइस एम्प्रेस खुद को रोक नहीं पाई और ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन करने लगी। तियानमो अद्भुत है, बोलते बोलते वह दौड़कर उसके पास आ गई। उसके पास पहुंचकर उसने जू तियानमो के गाल पर चुंबन लिया। जू तियानमो ने शांत भाव से मुस्कुराया। हालांकि वह बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे आइस एम्प्रेस के चुंबनों की आदत पड़ चुकी थी। स्नो एम्प्रेस अपनी जगह पर खड़ी रही, हमेशा की तरह शीतल और सुंदर। फिर आइस एम्प्रेस ने जू तियानमो को पास में ही आराम करने के लिए खींच लिया। बैठने के बाद जू तियानमो अपने सामने के बर्फीले दृश्य को अनमने ढंग से घूरने लगा। धरती शांत थी, सफेद बर्फ से ढकी हुई, मानो एक निर्मल कैनवास हो जो सब कुछ नए सिरे से चित्रित कर रहा हो। बीच बीच में ठंडी हवा जोर से चलती और बर्फ के टुकड़ों की परतों को उड़ा ले जाती। यह एक सफेद बवंडर की तरह था जो आकाश और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से नृत्य कर रहा था। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। यह सब देखते हुए जू तियानमो ने चुपचाप आह भरी। इन बीते वर्षों में उन्होंने अपना सारा समय सुदूर उत्तरी क्षेत्र में बिताया था। वह दिन प्रतिदिन साइनाइन प्रक्रिया को दोहराता रहा। जब वह 6 साल का था तब साइनाइन सिस्टम सक्रिय हो गया और उसने स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस दोनों पर साइन इन कर लिया था। इसलिए बाद में दोनों महिलाओं के साइन इन करने पर धीरे धीरे साइन इन पॉइंट कम होते गए। हालांकि इन 7 वर्षों में उनके संचित साइन इन पॉइंट्स की संख्या 1.5 मिलियन तक पहुंच गई थी। जैसे ही उसने सोचा, जू तियानमो का दिमाग सक्रिय हो गया और उसने सीधे सिस्टम से संपर्क किया। सिस्टम शॉप खोली और तुरंत 1000 फुल कॉम्प्रिहेंशन कार्ड के लिए आदान प्रदान किया। डिंग, मेजबान, आपको बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक 1000 गुना समझ वाला कार्ड प्राप्त कर लिया है। क्या आप इसे अभी इस्तेमाल करना चाहते हैं? नोट, एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह कॉम्प्रिहेंशन कार्ड केवल 3 घंटे तक ही मान्य रहेगा। उपयोग, जू तियानमो ने बिना किसी झिझक के तुरंत इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जल्द ही उनकी समझने की क्षमता में 1000 गुना वृद्धि हुई। फिर जू तियानमो ने सीधे अपनी आंखें बंद कर ली और आइस बर्स्ट तकनीक को समझने की कोशिश करने लगा। इस बार उसकी समझ बेहद सहज थी। 1000 गुना बोधगम्यता कार्ड के प्रभाव में उसका संपूर्ण अस्तित्व इस दुनिया की बर्फ और हिम में विलीन होता हुआ प्रतीत हुआ। एक क्षण में जू तियानमो ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। इसके तुरंत बाद वह उछलकर बाहर निकला और तेज हवा और बर्फ में दौड़ पड़ा। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस दोनों को चौंका दिया। इससे पहले कि दोनों महिलाएं इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया दे पाती, जू तियानमो ने धीरे से एक चीख निकाली। बर्फ का विस्फोट, अगले ही पल आकाश में मौजूद सारी बर्फ और हिमपात पलक झपकते ही जम गया। बैंग बैंग बैंग। इसके बाद भयंकर विस्फोट तेजी से होने लगे। पल भर में धरती कांप उठी। शोरगुल शांत होने के बाद बर्फीली जमीन में सीधे ही 100 मीटर व्यास का एक विशाल गड्ढा खुल गया। यह तियानमो, क्या वह सफल हो गया? आइस एम्प्रेस यह दृश्य देखकर अविश्वास से भर उठी। पास ही खड़ी हिम महारानी के ठंडे चेहरे पर भी भावनाओं की विशाल लहरें दौड़ उठी। सदमे के बीच आइस एम्प्रेस तेजी से आगे बढ़ी। उसके पास पहुंचकर उसने जू तियानमो को गले लगाया, फिर अपने पंजों पर खड़ी होकर उसके माथे पर एक गहरा स्नेहपूर्ण चुंबन दिया। तियानमो, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने वाकई आइस बर्स्ट तकनीक को समझ लिया, बर्फ की महारानी ने उत्साह से कहा। उसी समय हिम महारानी उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ने लगी। तियानमो, इतनी खतरनाक बर्फीली कला में महारत हासिल करने के लिए आपको बधाई। बोलते समय स्नो एम्प्रेस ने अपनी बाहें फैला दी। यह देखकर आइस एम्प्रेस ने झट से जू तियानमो के आलिंगन से खुद को छुड़ा लिया। यह देखकर जू तियानमो आगे बढ़ा और हिम महारानी को गले लगा लिया। इसके बाद वे तीनों उठे और अपने घर लौट गए। फिलहाल जू तियानमो की आध्यात्मिक शक्ति 60वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि वह केवल 13 वर्ष का था, लेकिन वह पहले से ही एक आत्मा सम्राट था। उसके फ्रॉस्ट जायंट ड्रैगन की आत्मा की अंगूठियां, जो 2 सोने और 3 काले रंग की थीं, सभी सिस्टम से प्राप्त की गई थीं, और उसने अभी तक अपनी छठी आत्मा की अंगूठी को फ्यूज नहीं किया था। 5 लाखों साल पुराना कीड़ा प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहा है। 2 बहनों का एक विशालकाय भालू पीछा कर रहा है। अध्याय 5, 10 लाख साल पुराना कीड़ा।
प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहे हैं। दो बहनों का एक विशालकाय भालू पीछा कर रहा है। रात हुई। आंगन में जू तियानमो, हिम महारानी और हिम महारानी बातें कर रही थीं। बातचीत के दौरान आइस एम्प्रेस ने असहाय होकर अपने होंठ सिकोड़े और कहा, बहन, एक 10 लाख साल पुराना बड़ा कीड़ा है जो अक्सर मुझे परेशान करता है। यह बहुत ही कष्टदायक है। यह सुनकर स्नो एम्प्रेस ने भौहें चढ़ाई। उसके होंठ थोड़े से खुले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह भी उस 10 लाख साल पुराने विशालकाय कीड़े के सामने बेबस थी। स्नो एम्प्रेस को चुप देखकर आइस एम्प्रेस ने आह भरी। उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। उनके बगल में खड़े जू तियानमो ने यह देखकर भौहें चढ़ा ली। एक 10 लाख साल पुराना विशालकाय कीड़ा, बर्फ की महारानी को उलझाना। क्या यह तियानमेंग आइस सिल्कवर्म हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद जू तियानमो को यकीन हो गया। आइस एम्प्रेस को परेशान करने वाला विशालकाय कीड़ा वास्तव में 10 लाख वर्ष के स्तर का स्पिरिट बीस्ट तियानमेंग आइस सिल्कवर्म था। वह स्वाभाविक रूप से तियानमेंग आइस सिल्कवर्म से अपरिचित नहीं था। यह मूल रूप से एक बहुत ही साधारण बर्फ का रेशमकीट आत्मा प्राणी था जो महाद्वीप के उत्तरी भाग के अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में पैदा हुआ था और स्वाभाविक रूप से मानसिक और बर्फ दोनों गुणों को विकसित करता था। प्राकृतिक शत्रुओं से बचने के दौरान गलती से बर्फ की दरार में गिर जाने के कारण इसके अंदर 10,000 साल पुराना बर्फ का मज्जा बड़ी मात्रा में मौजूद था। इस 10,000 साल पुरानी बर्फ की लौकी की मदद से यह अपनी खेती की बाधाओं को तोड़ने में सक्षम हो गया। कुछ देर सोचने के बाद जू तियानमो की आंखों में निर्ममता की एक झलक दिखाई दी। उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया। वह भविष्य में तियानमेंग आइस सिल्कवर्म को अवश्य मारेगा। यह सोचते ही उसके दिमाग में हलचल मच गई और उसने सीधे सिस्टम स्टोर खोल लिया। कुछ देर खोजबीन करने के बाद जू तियानमो की निगाहें बर्फ के देवता कांटे नामक वस्तु पर टिक गईं। यह बर्फ के देवता का कांटा एक बार इस्तेमाल होने वाला हथियार था जो तियानमेंग बर्फ रेशमकीट के खिलाफ बहुत प्रभावी था। इसकी जांच करने के बाद जू तियानमो ने सीधे 300,000 साइनाइन पॉइंट्स खर्च करके इसे प्राप्त कर लिया। फिर उसने भगवान की रक्षा करने वाले ताबीज के बदले में 200,000 साइनाइन पॉइंट्स और खर्च किए। यह ताबीज उसे एक शक्तिशाली मानसिक हमले का सामना करने में मदद कर सकता है। आखिरकार तियानमेंग आइस सिल्कवर्म में बर्फ और मानसिक दोनों गुण मौजूद थे। जू तियानमो की स्वयं की दो ईश्वर स्तरीय आत्माएं परम बर्फ गुण की थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बर्फ से नहीं डरता था। लेकिन उसे मानसिक हमलों से सावधान रहना था और स्वाभाविक रूप से सतर्क रहना था। लेनदेन के इस दौर के बाद इतने वर्षों में जमा किए गए उनके सभी 5 मिलियन साइनाइन पॉइंट खर्च हो गए। लगता है मुझे बाहर जाकर घूमना फिरना पड़ेगा। जू तियानमो ने मन ही मन आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि यहाँ हमेशा के लिए रहना कोई समाधान नहीं था। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस से उसे मिलने वाले साइनाइन पुरस्कार पहले से ही बेहद कम थे। फिलहाल उसकी शक्ति स्पिरिट सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। अब उनके लिए बाहर जाकर यात्रा करने का समय आ गया था। तियानमो, तुम क्या सोच रहे हो? तभी अचानक आइस एम्प्रेस ने उसकी ओर देखा। यह सुनकर जू तियानमो ने अपना संयम वापस पा लिया और जवाब दिया, मैं बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। इस पर आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी और वे तुरंत सहमत हो गईं। अगली सुबह जू तियानमो ने बर्फ की महारानी और हिम की महारानी को विदाई दी। उसके जाने से पहले आमतौर पर ठंडी रहने वाली हिम महारानी ने भी अनिच्छा दिखाई। उसने जू तियानमो को गले लगाते हुए उसे चूम भी लिया। तियानमो, अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो वापस आकर इस बुढ़िया को बता देना। जब समय आएगा तो यह बुढ़िया उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी। आइस एम्प्रेस ने जू तियानमो की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जू तियानमो ने एक कड़वी मुस्कान दी, ज्यादा देर नहीं रुकी और फिर सीधे उठकर चली गई। देखते ही देखते जू तियानमो को अकेले यात्रा करते हुए आधा महीने से अधिक समय हो गया था। उस दिन वह एक उजाड़ कड़ाके की ठंड वाली भूमि से गुजर रहा था। हम अचानक जू तियानमो रुक गया। उसकी निगाहें पास के जंगल पर टिक गईं। कुछ ही देर बाद दो लोग घबराए हुए जंगल से बाहर भागे। ये दोनों महिलाएं थीं। उनमें से एक का रंग गोरा था, चेहरे की बनावट नाजुक थी और उसके लंबे पानी जैसे नीले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। शुई बिंगर के अलावा और कौन हो सकता है? दूसरी महिला की त्वचा भी बर्फ की तरह सफेद थी और उसकी गोल बड़ी आंखें चमक रही थीं। उसके लंबे बाल रेशम की तरह मुलायम थे, प्राकृतिक रूप से घुंघराले थे और एक अनोखा आकर्षण बिखेर रहे थे। यह शुई बिंगर की सौतेली बहन शुई युएर थी। इस समय दोनों महिलाओं के चेहरे बेहद पीले पड़ गए थे, उनके भाव घबराए हुए थे और उनकी आंखों में दहशत भरी हुई थी। बहन, हमें क्या करना चाहिए? शुई युएर ने घबराहट और कुछ असमंजस में आकर पूछा। यह सुनकर शुई बिंगर परेशान दिखी। उनके होंठ थोड़े से खुले, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रशिक्षण के लिए यहाँ आने वाली वह और उसकी बहन 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस से टकरा जाएंगी। इसके अलावा वह आत्मा रूपी दानव लगातार उनका पीछा कर रहा था। गड़गड़ाहट, तभी जंगल से एक जोरदार कोलाहल की आवाज आई। इसके तुरंत बाद एक विशालकाय प्राणी तेजी से बाहर निकला और दोनों महिलाओं का पीछा करने लगा। यह विशालकाय आत्मा प्राणी एक विशेष रूप से बड़ा बर्फीला भालू था। उसका विशाल शरीर एक छोटी पहाड़ी जैसा था। उसका शरीर घने सफेद फर से ढका हुआ था, जिससे हल्की चमकदार चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। गर्जन! विशालकाय भालू गुस्से से दहाड़ा और उस भयानक ध्वनि तरंग ने शुई बिंगर और शुई युएर को बुरी तरह डरा दिया, जिससे उनके पैर कांपने लगे। सब खत्म हो गया, हम मरने वाले हैं। शुई युएर बेहद भयभीत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों महिलाओं का पीछा करते हुए विशालकाय भालू ने उन्हें लड़खड़ाते हुए जाते देखा और सचमुच अपने चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान दिखाई। उसकी मुस्कान में चंचलता की झलक थी। फिर वह उन दोनों महिलाओं का पीछा करने लगा। जैसे जैसे विशालकाय भालू करीब आता गया, शुई बिंगर और शुई युएर भयभीत होती गईं। युएर, तुम पहले भागो, मैं तुम्हारे पीछे हटते समय तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगले जन्म में फिर से बहनें बन जाएं, शुई बिंगर ने चिंता से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि अगर वे इसी तरह चलते रहे तो न तो वह और न ही शुई युएर बच पाएंगी। अगर वह विशालकाय भालू से मुकाबला करने के लिए वहीं रुक जाती तो शायद शुई युएर के पास बच निकलने का मौका होता। शुई बिंगर की बातें सुनकर शुई युएर अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। नहीं, बहन, शुई युएर का दिल टूट गया था। हालांकि वह अभी छोटी थी, फिर भी वह शुई बिंगर का मतलब समझ गई थी। 1 लाख साल पुराने आत्मा राक्षस का सामना करने के लिए पीछे रुकना निश्चित मृत्यु के बराबर था। जाना, यह देखकर शुई बिंगर ने दृढ़ता से चिल्लाया। फिर उसने अपना पैर पटका, तुरंत पीछे मुड़ी और उस विशालकाय भालू का सामना किया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि शुई बिंगर को यह उम्मीद नहीं थी कि काफी देर इंतजार करने के बाद भी विशालकाय भालू आगे नहीं बढ़ेगा। आंखें खोलते ही शुई बिंगर दंग रह गई। उसने देखा कि उसके सामने कुछ ही दूरी पर किसी समय एक आकृति प्रकट हुई थी।
यह आकृति विशालकाय भालू के सामने बिल्कुल निडर होकर खड़ी थी। यह कौन है ये? उसकी हिम्मत कैसे हुई 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को इस तरह रोकने की? क्या वह मरना चाहता है? शुई बिंगर ने आश्चर्य से कहा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसी समय यह देखकर शुई युएर भी अवाक रह गई। उसने सोचा कि जो व्यक्ति अचानक उस विशालकाय भालू के सामने खड़ा हो जाएगा वह शायद उसके एक ही पंजे से कुचल जाएगा। हालांकि उन दोनों महिलाओं ने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था। विशालकाय भालू के अचानक आगे बढ़ने के बाद वह अपने रास्ते में खड़े व्यक्ति के ठीक सामने अचानक रुक गया। अगले ही पल कुछ और भी अविश्वसनीय घटित हुआ। उस विशालकाय भालू ने वास्तव में उस व्यक्ति की ओर एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। उसका विशाल शरीर सीधे जमीन पर लेट गया और वह कुछ बार इधर-उधर लुढ़का भी। यह दृश्य देखकर शुई बिंगर और शुई युएर पूरी तरह से अचंभित रह गई। इसी क्षण जू तियानमो ने जमीन पर प्यारे-प्यारे अंदाज में लेटे विशालकाय भालू की ओर हाथ हिलाया। शाओबाई, आगे बढ़ो। यह सुनकर विशालकाय भालू आज्ञाकारी होकर पलट गया और फिर उत्साह से भाग गया। 6 क्या तियानमो ऐसी 2 बहनों को संभाल पाएगा? अध्याय 6 क्या तियानमो ऐसी 2 बहनों का सामना कर पाएगा? शुई बिंगर, लॉग इन करें। उस विशालकाय भालू को भागते हुए देखकर जू तियानमो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह इस विशालकाय भालू से भलीभांति परिचित था। दरअसल लड़के और भालू दोनों को ही बचपन में एक जैसा अनुभव हुआ था। जू तियानमो एक परित्यक्त शिशु थी जिसे स्नो एम्प्रेस ने गोद लिया था। इस विशालकाय भालू की बात करें तो जब यह छोटा था तब हिम महारानी ने इसे गोद लिया था और यह हिम महारानी को अपनी मां मानता था। जू तियानमो और जियाओ बाई के बीच बेहद अच्छे संबंध थे। जब वह छोटा था तो वह अक्सर विशालकाय भालू शियाओ बाई को खाने के लिए चीजें देता था और भालू स्वाभाविक रूप से उसका आभारी होता था। जियाओ बाई लंबे समय से उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। जू तियानमो को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस प्रशिक्षण यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात जियाओ बाई से होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। शियाओ बाई के स्वभाव को देखते हुए उसे इंसानों को खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना? सोचते हुए जू तियानमो धीरे से मुड़ा और शुई बिंगर और शुई युएर की ओर देखा। इस समय शुई बिंगर और शुई युएर दोनों ही अपनी जगह पर जड़वत खड़ी थीं और स्तब्ध नजर आ रही थीं। अभी-अभी तो उन दोनों को लगा कि इस बार तो उनका अंत निश्चित है। अंतिम क्षण में शुई बिंगर ने अपनी छोटी बहन शुई युएर के जीवित रहने की संभावना को सुरक्षित करने के लिए खुद को बलिदान करने का भी निर्णय लिया। किसे पता था कि अहम मौके पर जू तियानमो हस्तक्षेप करेंगे। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि 100,000 साल पुराना हिम भालू आत्मा दानव जू तियानमो के सामने अविश्वसनीय रूप से विनम्र व्यवहार कर रहा था। अंत में जू तियानमो ने बस अपना हाथ हिलाया और उसे दूर भेज दिया। ऐसी स्थिति देखकर दोनों लड़कियां आश्चर्यचकित क्यों नहीं होंगी? आपको पता है वह 1 लाख साल पुराना बर्फीला भालू आत्मा दानव था। यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित डोलू भी अगर इसका सामना करे तो इसकी तीक्ष्णता का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह आखिर चल क्या रहा है? सदमे के बीच शुई बिंगर ने संदेह के साथ पूछा। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रही थी कि 100,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट आइस बियर जू तियानमो की बातों का इतना आज्ञाकारी क्यों था। हिचकिचाते हुए शुई बिंगर जल्दी से उठी और जू तियानमो के करीब चली गई। यह देखकर शुई युएर भी तुरंत उनके पीछे पीछे चली गई। कुछ ही देर में दोनों लड़कियां जू तियानमो के पास पहुंच गईं। हमें पहले ही बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं तो मेरी बहन और मैं उस बर्फीले भालू के मुंह में दफन हो गए होते। वैसे मेरा नाम शुई बिंगर है। मैं तियानशुई अकादमी का छात्र हूँ जो स्वर्ग 2 साम्राज्य की पंचतत्व अकादमियों में से एक है। शुई बिंगर कृतज्ञता से भरी हुई लग रही थी और अपना परिचय देते समय वह जू तियानमो को ध्यान से देखना नहीं भूली। उसे यह एहसास हो गया था कि जू तियानमो शायद उससे कुछ साल छोटा था। इससे पहले कि जू तियानमो जवाब दे पाता शुई युएर ने भी कहा, मेरा नाम शुई युएर है और मैं भी तियानशुई अकादमी की छात्रा हूँ। आप बहुत कमाल के हैं। वह बर्फीला भालू 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक जीव है और तुमने बस एक शब्द कहा और उसे भगा दिया। आपने वह कैसे किया? जब वह बोल रही थी शुई युएर ने उत्सुकता से जू तियानमो की ओर देखा। जू तियानमो ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अद्भुत व्यक्ति हूँ। ऐसा संयोग है कि मैं उस आइस बियर को जानता हूँ। अगर ये दूसरे स्पिरिट बीस्ट होते तो ये काम नहीं करता। जू तियानमो की बात सुनकर शुई युएर ने सहमति में सिर हिलाया और उसके और आइस बियर के बारे में और अधिक पूछने ही वाली थी। इसी क्षण शुई बिंगर ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, तियानमो छोटे भाई, मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता। जू तियानमो ने बिना कुछ छिपाए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम जू तियानमो है। यह कहते हुए शू तियानमो अपने मन में विचार करने लगा। मैं कुछ दिनों से बाहर था और आखिरकार मुझे मूल उपन्यास के पात्रों से मिलने का मौका मिला। मुझे उनके साथ साइन इन करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जू तियानमो ने मन ही मन बुदबुदाया। वह स्वाभाविक रूप से शुई बिंगर और शुई युएर बहनों से अपरिचित नहीं था। उन्हें पता था कि दोनों तियानशुई अकादमी के छात्र होने के साथ साथ तियानशुई टीम के सदस्य भी थे। इसके अलावा दोनों बहनें स्पिरिट फ्यूजन स्किल आइस एंड स्नो फॉलिंग का भी प्रदर्शन कर सकती थीं। कुछ देर सोचने के बाद जू तियानमो होश में आया, दोनों लड़कियों की ओर देखा और पूछा, तुम सुदूर उत्तरी भूमि में क्या कर रही हो? यह जगह बेहद ठंडी है और बहुत कम इंसान यहाँ कदम रखते हैं। जू तियानमो की पूछताछ सुनकर शुई बिंगर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं। तियानमो छोटे भाई, तुम्हें भी हमारी तरह प्रशिक्षण के लिए यहाँ होना चाहिए, है ना? जू तियानमो ने इससे इनकार नहीं किया और हल्के से सिर हिलाया। यह देखकर शुई बिंगर ने फिर कहा, तियानमो छोटे भाई, तुम बहुत बूढ़े तो नहीं होगे, है ना? इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति का अकेले प्रशिक्षण के लिए इस तरह की जगह पर आना बहुत खतरनाक है। जू तियानमो मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं इस साल 13 साल का हो गया हूँ। चूंकि यह प्रशिक्षण है इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें खतरे होंगे। प्रशिक्षण के दौरान आने वाले खतरों का सामना करने का साहस दिखाने से ही व्यक्ति वास्तव में विकसित हो सकता है, नहीं तो प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। जू तियानमो को धारा प्रवाह जवाब देते देख शुई बिंगर की आंखों में आश्चर्य की एक सूक्ष्म झलक दिखाई दी। जू तियानमो से उसने एक ऐसी शांति और संयम महसूस किया जो 13 साल के बच्चे में नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा जू तियानमो ने आसानी से पहले के 100,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट को भगा दिया। इससे शुई बिंगर की जू तियानमो की पहचान के बारे में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। थोड़ी देर रुकने के बाद शुई बिंगर ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, तियानमो छोटे भाई, देर हो रही है, क्यों न तुम यहीं हमारे साथ डेरा डाल लो और आराम करो। हम तीनों एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हैं। यह सुनकर जू तियानमो ने मना नहीं किया, बस थोड़ा सा सिर हिलाया और सहमति दे दी। कुछ ही देर में एक तंबू लगा दिया गया। जू तियानमो को आराम करने के लिए तंबू में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने औपचारिकता नहीं बरती। तंबू में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बहनों शुई बिंगर और शुई युएर के साथ खुशी खुशी बातचीत की। उसी समय अंधेरे में हिम महारानी यह सब देख रही थी।
इससे पहले जब जू तियानमो प्रशिक्षण के लिए बाहर जाता था तो वह निश्चिंत नहीं रह पाती थी और चुपके से उसका पीछा करती थी। हालांकि यह सुदूर उत्तरी क्षेत्र बेहद ठंडा स्थान था, फिर भी इसमें कई खतरे मौजूद थे। इस समय शू तियानमो को तंबू में शुई बिंगर बहनों के साथ खुशी खुशी बातें करते देख स्नो एम्प्रेस ने अनजाने में भावुक होकर आह भरी, हे भगवान, तियानमो इतना छोटा है और वह पहले ही ऐसी बहनों से मिल चुका है, क्या वह इसे संभाल पाएगा? एक ही तंबू में दो लड़कियां और एक लड़का रह रहे हैं, यह बच्चा अपना आपा नहीं खोएगा, है ना? और इन बहनों को देखकर ऐसा लगता है कि वे तियानमो की पहले की मदद के लिए बहुत आभारी हैं। कई कहानियां ऐसे ही एक नायक द्वारा किसी सुंदरी को बचाने से शुरू होती हैं। स्नो एम्प्रेस के विचार उड़ान भरने लगे और उसका मन कल्पनाओं से भर गया। इस समय तंबू के अंदर वे तीनों अभी भी बातें कर रहे थे। जब वे बातचीत कर रहे थे, अचानक उनके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी, डिंग। पहचान योग्य साइन इन अक्षर शुई बिंगर और शुई युए। क्या आप लॉग इन करना चाहते हैं? यह यहाँ है। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर जू तियानमो मन ही मन उत्साहित हो गया। उनका पहले से ही रुकने का समझौता ठीक इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। सिस्टम शुई बिंगर के रूप में साइन इन करने का विकल्प चुने। अपनी खुशी के बीच जू तियानमो ने तुरंत जवाब भेजा। कुछ ही देर में सिस्टम की प्रतिक्रिया आ गई, डिंग। शुई बिंगर को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। पुरस्कार प्राप्त हुआ 2000 साइन इन पॉइंट। 3 बर्फ विशेषता वाली अमर जड़ी बूटियां, एक मज्जा शुद्धिकरण गोली। केवल 2000 साइन इन पॉइंट। और अमर जड़ी बूटियां और अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो योग्यता में सुधार कर सकती हैं। यह पुरस्कार बुरा नहीं है, जू तियानमो ने मन ही मन बुदबुदाया। उन्हें मात्र 2000 साइन इन पॉइंट्स देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। आखिरकार इस समय उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी थी वह थी साइन इन पॉइंट्स। 7 बर्फ की दरार में फिसलकर गिरना। 10,000 साल पुरानी काली बर्फ की गूदा। अध्याय 7 फिसलकर बर्फ की दरार में गिर गया। 10,000 साल पुरानी काली बर्फ की गूदा। जब जू तियानमो सोच में डूबा हुआ था, तभी शुई बिंगर ने अचानक उसकी ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, तियानमो छोटे भाई, तुमने इतने कम कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? यह सुनकर शू तियानमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठंड नहीं है, मेरा शरीर ठंड के प्रति बहुत प्रतिरोधी है। इससे पहले कि शुई बिंगर कुछ और कह पाती, शुई युएर ने अपनी बाहों को मोड़कर खुद को गले लगा लिया और आह भरते हुए कहा, कितनी ठंड है? जू तियानमो ने शुई युएर की ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है युएर जी, मेरे करीब आने से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जू तियानमो की बातें सुनकर शुई युएर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसका छोटा भाई उसे चिढ़ाएगा। हालांकि शुई युएर की जू तियानमो के बारे में अब भी बहुत अच्छी राय थी। वह न केवल बेहद आकर्षक थे, बल्कि उनका व्यवहार भी बेहद मिलनसार था। असल बात यह थी कि अगर जू तियानमो पहले आगे नहीं आती तो वह और शुई बिंगर शायद 1 लाख साल पुराने आत्मा दानव बर्फीले भालू के हाथों पहले ही मर चुकी होती। ठीक है, कुछ देर सोचने के बाद शुई युएर ने अचानक जवाब दिया। अगले ही पल वह जू तियानमो के और करीब आ गई और उससे कसकर चिपक गई। शुई बिंगर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, जू तियानमो ने अचानक उसकी ओर देखा, बहन बिंगर, क्या आप भी आकर थोड़ा गर्म होना चाहेंगी? यह सुनकर शुई बिंगर कांप उठी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अनगिनत छोटे हिरण बेकाबू होकर दौड़ रहे हों। फिर उसके गाल झट से लाल हो गए। हालांकि वह थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसका शरीर बहुत ही सहज था और वह सक्रिय रूप से जू तियानमो के करीब चली गई। ठीक उसी तरह शुई बिंगर और शुई युएर, दोनों लड़कियां जू तियानमो से सटकर बैठ गईं, एक उनके बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर। कुछ देर आराम करने के बाद जू तियानमो और दोनों लड़कियां जाग उठीं। यह जाने का समय है। जू तियानमो ने दोनों लड़कियों की ओर देखा और कहा। यह सुनकर शुई बिंगर और शुई युएर ने सिर हिलाया और सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वे जू तियानमो के साथ चले गए। तियानमो छोटे भाई, अगर तुम्हारा कोई निश्चित गंतव्य नहीं है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। शुई बिंगर ने जू तियानमो की ओर मुस्कुराते हुए उसे उनके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए आमंत्रित किया। जू तियानमो ने एक पल के लिए सोचा, फिर सहमत हो गई। यह देखकर शुई बिंगर और शुई युएर बेहद प्रसन्न हो गईं। इसके बाद वे तीनों एक साथ चले गए। रास्ते भर वे बातें करते और हंसते रहे, बहुत खुशमिजाज थे। कुछ समय यात्रा करने के बाद वे तीनों एक विशाल बर्फीले मैदान पर पहुंचे। तियानमो छोटे भाई, क्या तुम सुदूर उत्तरी भूमि से परिचित हो? अचानक शुई बिंगर ने पूछा। जू तियानमो ने अपना सिर हिलाया। वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। हालांकि वह हमेशा से सुदूर उत्तरी भूमि में रहता था, लेकिन यह पहली बार था जब वह प्रशिक्षण के लिए स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस को छोड़कर जा रहा था। जू तियानमो को सिर हिलाते देख शुई बिंगर थोड़ी असहाय महसूस करते हुए बुदबुदाई, ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। यह कहते हुए उसने जरा भी देरी नहीं की और सबसे पहले आगे बर्फ के मैदान पर कदम रखा। शुई युएर ने यह देखा, जू तियानमो को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और फिर तेजी से उसके पीछे चली गई। जल्द ही जू तियानमो और उनके 3 साथियों का समूह बर्फ के मैदान पर चलने लगा। चलते चलते अचानक जू तियानमो चिल्लाया, रुको! यह सुनकर शुई बिंगर और शुई युएर दोनों चौंक गईं और उन्होंने एक साथ अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। क्या गलत? शुई बिंगर ने संदेह भरी निगाहों से पूछा। क्या आपने कुछ सुना? जू तियानमो ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। शुई बिंगर और शुई युएर जू तियानमो की कही बात से स्तब्ध रह गईं। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। तभी अचानक चारों ओर से क्रैक क्रैक की आवाज आई। आवाज सुनकर जू तियानमो और दोनों लड़कियां तुरंत इधर-उधर देखने लगीं। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि उनके पैरों के नीचे बर्फ की परत बहुत तेजी से टूट रही थी। अरे नहीं, यह बर्फ की दरार है। यह देखकर जू तियानमो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह उठकर भागने ही वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। उनके पैरों के नीचे जमी बर्फ की परत सीधे फट गई। अगले ही पल जू तियानमो और दोनों लड़कियां सीधे बर्फ की दरार में गिर गईं। आह! शुई बिंगर और शुई युएर अचानक हुए इस दृश्य को देखकर चौंक गईं और डर के मारे चीखने लगीं। सौभाग्यवश बर्फ की यह दरार बहुत गहरी नहीं थी। जल्द ही वे तीनों बर्फ की दरार के तल पर जा गिरे। अभी कुछ देर पहले ही जू तियानमो अपनी आत्मा को मुक्त करने की योजना बना रहा था। आखिरकार उसकी दूसरी आध्यात्मिक क्षमता फीनिक्स आइस विंग्स उसे उड़ने की क्षमता प्रदान कर सकती है। लेकिन बर्फ की दरार गहरी नहीं थी। यह देखकर जू तियानमो ने उस विचार को खारिज कर दिया। वह अपनी आत्मा को इतनी जल्दी प्रकट नहीं करना चाहता था। इसी क्षण जू तियानमो का शरीर जमीन पर स्थिर रूप से उतरा। उसके बाएं और दाएं हाथ क्रमशः शुई बिंगर और शुई युएर की पतली कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। यह देखकर दोनों लड़कियों के गाल तुरंत लाल हो गए। सौभाग्य से यह बर्फ की दरार गहरी नहीं है, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। जू तियानमो ने अपने हाथों से थोड़ा बल लगाकर दोनों लड़कियों को सीधा खड़ा होने में मदद की। उफ! शुई बिंगर ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें उठाकर बर्फ की दरार की ओर देखा। तियानमो छोटे भाई, धन्यवाद।
तुमने अभी अभी युएर और मुझे सच में डरा दिया। चलो यहाँ से जल्दी निकलें। यह कहते हुए शुई बिंगर ने बर्फ की दरार से बाहर निकलने के लिए बल प्रयोग करने की तैयारी की। इंतजार इसी क्षण जू तियानमो ने अचानक चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की। हम शुई बिंगर जू तियानमो को असमंजस में देखकर चौंक गई। ऐसा लगता है कि इस बर्फ की दरार के अंदर कुछ है, जू तियानमो ने जवाब दिया और शुई बिंगर और शुई युएर की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह सीधे बर्फ की दरार की गहराई में चला गया। यह देखकर शुई बिंगर और शुई युएर ने एक दूसरे को देखा और फिर जू तियानमो के कदमों के निशान का अनुसरण किया। उन तीनों को जो बात हैरान कर गई वह यह थी कि बर्फ की दरार के नीचे स्थित बर्फ की गुफा अत्यंत विशाल थी। कुछ देर चलने के बाद आगे चल रहे शू तियानमो अचानक रुक गए। उनकी निगाहें पास ही किसी चीज पर टिक गईं। उसने देखा कि सामने स्थित बर्फ की गुफा में कुछ अजीबोगरीब बर्फ के क्रिस्टल जमा हुए थे। ये बर्फ के क्रिस्टल पूरी तरह से बर्फीले नीले रंग के थे, जो देखने में बेहद आकर्षक लग रहे थे। क्या यह अयस्क है या बर्फ? शुई युएर अचंभित दिख रही थी। शुई बिंगर ने इसे देखा, लेकिन वह काफी उदासीन दिख रही थी। यह सुनकर शू तियानमो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह अयस्क या बर्फ नहीं है, बल्कि 10,000 साल पुराना रहस्यमय बर्फीला मज्जा है। यह बर्फ से संबंधित दिव्य खजानों में सर्वोच्च स्थान रखता है। बर्फ से प्रभावित स्पिरिट के लिए यह एक उत्कृष्ट संवर्धन संसाधन है। भले ही यह बर्फ प्रकार की आत्मा न हो, फिर भी इसका उपयोग किसी की आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जू तियानमो के स्पष्टीकरण के बाद उसके बगल में खड़ी शुई बिंगर और शुई युएर दोनों चौंक गईं। विशेष रूप से शुई बिंगर, जो पहले काफी उदासीन लग रही थी, अब आश्चर्य से आंखें फाड़कर देख रही थी। यह जानना जरूरी है कि उसकी आत्मा बर्फ के गुणों वाली पशु आत्मा आइस फीनिक्स थी। इसके बाद जू तियानमो आगे बढ़ा और 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा का एक टुकड़ा उठा लिया। आध्यात्मिक शक्ति के संचार से 10,000 साल पुराना रहस्यमय बर्फ का वह टुकड़ा सीधे पिघल गया। इसके बाद यह जू तियानमो के हाथ में घूमते हुए नीले वायु प्रवाह की धाराओं में बदल गया। जू तियानमो ने जरा भी देर नहीं की और उसे सीधे अपने शरीर में समाहित कर लिया ताकि उसे परिष्कृत किया जा सके। यह देखकर शुई बिंगर और शुई युएर ने भी जरा भी देर नहीं की। उनके लिए यह एक दुर्लभ अवसर था। इसके बाद उन तीनों ने इस बर्फीली गुफा में 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक ध्यान लगाने के बाद तीनों की आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार हो गया था। यह बिल्कुल सच है, शुई बिंगर बेहद उत्साहित थी। थोड़े ही समय में उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक स्तर बढ़ गई थी। 10,000 साल पुराना यह रहस्यमय बर्फीला मज्जा वाकई अद्भुत है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति में इतने कम समय में इतनी वृद्धि हुई है। शुई युएर भी उत्साहित थी। 8-10 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस तियानमेन बर्फीला रेशम कीट, तैयार रहो। अध्याय 8-10 लाख वर्ष पुराना आत्मा राक्षस तियानमेन बर्फीला रेशम कीट, तैयार रहो। इस समय जू तियानमो की आवाज गूंज उठी, जल्दी करो और इसे आत्मसात करो और परिष्कृत करो। शुई बिंगर और शुई युएर ने सिर हिलाया, फिर 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा को अवशोषित करना जारी रखा। हम जैसे ही वे तीनों 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा को आत्मसात कर रहे थे, बर्फ की गुफा के गहरे हिस्से में ठंडी आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे खुली। धत तेरी की, किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा को छूने की? स्पीकर एक बड़ा कीड़ा था। इसका गोल, मोटा और मांसल सिर था, जिसका व्यास 1 मीटर से अधिक था। यह बिल्कुल रेशम के कीड़े के लार्वा जैसा दिखता था। हालांकि रेशम के कीड़े का यह लार्वा विशालकाय था, जिसकी लंबाई 7 मीटर से भी अधिक थी। इसका पूरा शरीर सफेद जेड पत्थर का बना था, एकदम साफ और पारदर्शी। उसकी त्वचा के नीचे एक प्रभामंडल बह रहा था और उसके सिर पर सुनहरी चमकती हुई 2 आंखें भी थीं। सबसे विचित्र बात यह थी, उसके सिर से आधा मीटर की दूरी से शुरू होकर उसके शरीर के चारों ओर नियमित अंतराल पर एक सुनहरा पैटर्न बना हुआ था। सिर से लेकर पूंछ तक कुल मिलाकर 10 सुनहरे पैटर्न थे। 10 लाख साल पुराने आध्यात्मिक जीव तियानमेन बर्फीले रेशम कीट के अलावा और कौन हो सकता है? यह भूमिगत बर्फ की गुफा उसका इलाका था। बर्फ की गुफा के भीतर मौजूद 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा के कारण ही वह लगातार मजबूत होता जा रहा था। अभी अभी तियानमेन आइस सिल्कवर्म ने महसूस किया कि किसी ने उसके 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा को छू लिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि जू तियानमो, जो इस समय 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा को अवशोषित कर रहा था, वास्तव में शीर्ष स्तर की बर्फ विशेषता वाली प्रतिभा का मालिक था। अगर मैं उसे खा जाऊं तो शायद मेरी वंश परंपरा विकसित हो सके और मैं अब एक बेकार नस्ल न रहूं। यह सोचते ही तियानमेन आइस सिल्कवर्म का दिल तुरंत धड़क उठा। अगले ही पल उसने अपने शरीर को हिलाया और रेंगकर बाहर निकल गया। दूसरी ओर जू तियानमो और दोनों लड़कियां अभी भी 10,000 साल पुराने रहस्यमय बर्फीले मज्जा को आत्मसात कर रही थीं। उन्हें पता भी नहीं था कि तियानमेन आइस सिल्कवर्म चुपचाप उनके पास आ चुका था। उपयुक्त अवसर का लाभ उठाते हुए तियानमेन आइस सिल्कवर्म ने सीधे जू तियानमो पर मानसिक हमला किया। धमाका, अदृश्य रूप से 10 लाख साल का मानसिक आघात सीधे जू तियानमो पर पड़ा। अगले ही पल जू तियानमो पूरी तरह से स्तब्ध दिखाई दिया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ 10,000 साल पुराना रहस्यमय बर्फीला मज्जा का एक टुकड़ा सीधे फिसलकर जमीन पर गिर गया। घटनाक्रम के अचानक हुए इस मोड़ ने शुई बिंगर और शुई युएर को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। दोनों लड़कियां तुरंत संभल गईं और हैरानगी भरे भावों के साथ जू तियानमो की ओर देखने लगीं। तियानमो, छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? शुई बिंगर ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। ठीक उसी समय तियानमेन आइस सिल्कवर्म अचानक प्रकट हुआ। हाँ, वह खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं सका और उसके शरीर से एक भयानक रूप से शक्तिशाली आभा निकली। इतना बड़ा कीड़ा! शुई बिंगर और शुई युएर उसे देखकर बेहद घबरा गईं। उनके मन में दहशत का माहौल छा गया। वह मेरे मानसिक हमले के वश में है। तुम दोनों को भी आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों का भी ख्याल रखूंगा, तियानमेन आइस सिल्कवर्म ने इतराते हुए कहा। उन्हें पूरा विश्वास था कि जू तियानमो अभी उनके मानसिक हमले का विरोध नहीं कर सकता था। यह सुनकर शुई बिंगर और शुई युएर स्तब्ध रह गईं और चिंतित होने के साथ साथ उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तियानमेन आइस सिल्कवर्म से निकलने वाली आभा सचमुच भयावह थी। यह तो 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब दोनों लड़कियां अचंभित थीं, तभी जू तियानमो, जो अब तक गतिहीन थी, अचानक होश में आ गई। क्या आपको यकीन है कि आपने मुझे काबू में कर लिया है? जू तियानमो ने तियानमेन आइस सिल्कवर्म की ओर सीधे देखा और शांत स्वर में कहा। इस अचानक हुए दृश्य ने तियानमेन आइस सिल्कवर्म को अचंभित कर दिया। उसने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ जू तियानमो को खाली निगाहों से देखा। वह कैसे संभव है? तुम सचमुच ठीक हो? तियानमेन आइस सिल्कवर्म मौके पर ही अचंभित रह गया। वह लाखों साल चलने वाला मानसिक हमला था और वह शू तियानमो के खिलाफ अप्रभावी साबित हुआ। जू तियानमो उदासीनता से मुस्कुराई।
इससे पहले जब हिम महारानी ने उल्लेख किया कि एक 10 लाख साल पुराना एक बड़ा कीड़ा अक्सर उसे परेशान करता है, तो जू तियानमो ने अनुमान लगाया था कि यह तियानमिंग बर्फ का रेशम कीट था। इसके लिए उन्होंने सिस्टम स्टोर से एक सुरक्षात्मक ताबीज और एक बर्फ के देवता का कांटा भी विशेष रूप से बदलवाया। हालांकि वह सुरक्षात्मक ताबीज एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी, लेकिन यह उसे एक शक्तिशाली मानसिक हमले से प्रतिरक्षित कर सकती थी। यह तियानमिंग आइस सिल्कवर्म से निपटने के लिए बिल्कुल सही था। ठीक इसी वजह से तियानमिंग आइस सिल्कवर्म का मानसिक हमला अभी उस पर बेअसर रहा। जहां तियानमिंग आइस सिल्कवर्म हैरान था, वहीं जू तियानमो ने देरी नहीं की। हाथ के इशारे से अचानक उसके हाथ में एक चांदी का भाला प्रकट हो गया। वहुश अगले ही पल उसकी आकृति एक पल में ही चमक उठी और वह अपने मूल स्थान से गायब हो चुका था। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तब तक जू तियानमो पहले ही तियानमिंग आइस सिल्कवर्म के मोर्चे पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि तियानमिंग आइस सिल्कवर्म इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जू तियानमो ने बेरहमी से वार किया। फिर बर्फ के देवता का कांटा सीधे तियानमिंग बर्फ रेशम कीट के माथे में चुभता हुआ दिखाई दिया। इस हमले को झेलते हुए तियानमिंग आइस सिल्कवर्म दर्द से चीख उठा। जैसे ही वह दर्द से कराहते हुए पागलों की तरह चिल्लाया, पूरी भूमिगत बर्फ की गुफा हिंसक रूप से कांप उठी, मानो वह किसी भी क्षण ढह सकती हो। तभी अचानक दो आकृतियां नजर आईं। वे कोई और नहीं बल्कि हिम महारानी और हिम चाची थीं। दोनों लड़कियों के प्रकट होने के बाद उन्होंने सीधे तियानमिंग आइस सिल्कवर्म पर हमला कर दिया। सम्राट ताड़ बिना बर्फ के भीषण ठंड। बर्फ के सम्राट का क्रोध। बर्फ की गुफा के अंदर पल भर में ही एक जोरदार कंपन हुआ। गरज, बैंग बैंग। पलक झपकते ही दोनों के हमले तियानमिंग आइस सिल्कवर्म के शरीर पर जा गिरे। हिम महारानी के सम्राट हथेली के प्रहार से तियानमिंग बर्फ का रेशम कीट सीधे हवा में उड़ गया। इसके तुरंत बाद आइस आंटी की अति शक्तिशाली जमा देने की क्षमता ने तियानमिंग आइस सिल्कवर्म के पूरे शरीर को सीधे घेर लिया, जिससे वह तुरंत वहीं जम गया। तियानमिंग आइस सिल्कवर्म को काबू में करने के बाद उसने तुरंत दया की भीख मांगी, बर्फ वाली चाची, मुझे बख्श दो। मैंने कोई बहुत ही घिनौना काम तो नहीं किया है ना? यह सुनकर आइस आंट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडी सी आवाज में फुफकारा, हम तुम तो बस तियानमो खाना चाहते थे, है ना? मैं और मेरी बहन तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आइस आंटी पहले से ही तियानमिंग आइस सिल्कवर्म से नाराज थीं। उसने पहले भी कई बार उन्हें परेशान किया था और यहाँ तक कि जबरदस्ती उन्हें चुनने की कोशिश भी की थी। हालांकि यह तियानमिंग बर्फ का कीड़ा इतना शक्तिशाली था कि उसे और हिम महारानी को भी उससे निपटने में कुछ कठिनाई हुई। किसने सोचा होगा कि इस बार तियानमिंग आइस सिल्कवर्म को अप्रत्याशित तरीके से झटका लगेगा। वह शू तियानमो के बर्फ के देवता के कांटे से बुरी तरह घायल हो गया था। शुरू में आइस आंट को लगा कि वह अकेली ही चुपके से जू तियानमो का पीछा कर रही है। किसे पता था कि हिम महारानी भी वहां मौजूद थी। जू तियानमो को खतरे में देखकर वे और किसी चीज की परवाह कैसे कर सकते थे। उन्होंने सीधे कार्रवाई करने का फैसला किया। इस समय शुई बिंगेर और शुई युएर पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। क्या वे शू तियानमो के बड़े बुजुर्ग हैं? कितना मजबूत! दोनों लड़कियों ने दबे स्वर में प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि हिम महारानी और हिम चाची केवल साधारण रूप से शक्तिशाली नहीं थीं, और वे बहुत खूबसूरत भी थे। इसी क्षण जू तियानमो आगे बढ़ा और बर्फीली चाची और हिम महारानी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। बर्फ वाली चाची, जू चाची, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? हिम महारानी ने जू तियानमो को ठंडी निगाहों से देखा। अगर हम नहीं आते तो आज तुम्हारा काम तमाम हो गया होता। यह कहते हुए उसने अपनी निगाहें घुमाई और सीधे तियानमिंग आइस सिल्कवर्म की ओर देखा। यह देखकर तियानमिंग आइस सिल्कवर्म ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह जानता था कि शू तियानमो का हिम महारानी और हिम चाची के साथ एक असामान्य रिश्ता था। मुझे मत मारो। जब तक तुम मेरी जान बख्श दोगे, मैं खुद को कुर्बान कर सकता हूं। हालांकि तियानमिंग आइस सिल्कवर्म को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके बोलने की बात पूरी होने से पहले ही आइस आंट ने बीच में टोक दिया, अपनी मीठी मीठी बातों को बंद करो। तुम घिनौने बड़े कीड़े, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसी समय हिम महारानी ने भी ठंडे स्वर में कहा, तियानमो, क्या तुमने अभी तक कोई नई आत्मा की अंगूठी आत्मसात नहीं की है? इसे करें। हिम महारानी के शब्दों को सुनकर जू तियानमो तुरंत समझ गया। छोटी दीदी, नहीं, मैं स्वेच्छा से तुम्हारा आत्मावलय बन सकता हूँ। बस मुझे शरीर और आत्मा से नष्ट मत होने देना। अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, बशर्ते तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति को अपने भीतर निवास करने दो। तियानमिंग आइस सिल्कवर्म के बोलने से पहले ही जू तियानमो ने अपना कदम उठा लिया था। 9, क्या छोटा भाई सचमुच एक आत्मा सम्राट है? वाह! अध्याय 9, क्या छोटा भाई वास्तव में आत्मा का सम्राट है? बहुत बड़ी फसल। तियानमिंग आइस सिल्कवर्म पहले से ही जू तियानमो के बर्फ के देवता के कांटे से बुरी तरह घायल हो चुका था। वह स्नो एम्प्रेस और सम्राट हान तियान दोनों के संयुक्त नियंत्रण में था। जू तियानमो के हमले का सामना करते हुए वह पूरी तरह से निहत्था था और मौके पर ही मारा गया। इसके बाद जू तियानमो ने तियानमिंग आइस सिल्कवर्म की स्पिरिट रिंग को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी आत्मा फ्रॉस्ट जायंट ड्रैगन ने अपना छठा आत्मा वलय बना लिया। सोने की बनी आत्मा की अंगूठी बेहद चमकदार थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 63वें स्तर तक पहुंच गई। इस दृश्य को देखकर पास में ही मौजूद शुई बिंगर और शुई युएर पूरी तरह से अचंभित रह गईं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जू तियानमो, जिसे वे छोटा भाई मानते थे, वास्तव में एक 63वें स्तर का स्पिरिट सम्राट था। इसके अलावा वह विशालकाय कीड़ा वास्तव में 10 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस था। इन सब बातों से दोनों लड़कियां बेहद स्तब्ध रह गईं और लकड़ी या मिट्टी की मूर्तियों की तरह वहीं जड़बत खड़ी रह गईं। जू तियानमो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तियानमिंग आइस सिल्कवर्म की स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने के बाद उसने पाया कि उसके शरीर पर 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन प्रकट हो गई थी। ऐसे अच्छे अवसर को देखते हुए जू तियानमो ने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया और इसे सीधे तौर पर भुनाने का विकल्प चुना। स्पिरिट बोन के सिर को अवशोषित करने के बाद जू तियानमो बेहद उत्साहित था। इस बार उन्हें वाकई बहुत कुछ हासिल हुआ था। तियानमिंग आइस सिल्कवर्म उनकी छठी स्पिरिट रिंग बन गई, जिससे उन्हें 2 प्रमुख स्पिरिट क्षमताएं प्राप्त हुई, सोल इंपैक्ट और शेड ऑफ लाइफ रिफ्लेक्शन। सोल इंपैक्ट वह मानसिक हमला था जिसका इस्तेमाल तियानमिंग आइस सिल्कवर्म ने पहले उस पर घात लगाकर हमला करने के लिए किया था। जहां तक शेड ऑफ लाइफ रिफ्लेक्शन की बात है, जब तक प्रतिद्वंदी की ताकत उससे कम होती है, यह सभी शारीरिक और मानसिक हमलों को प्रतिबिंबित कर सकता है। यदि उनकी ताकत अधिक होती तो यह एक अंश को प्रतिबिंबित करता। 10 लाख साल पुराने स्पिरिट बोन ने उसे मानसिक पहचान और हस्तक्षेप जैसी क्षमताएं प्रदान की। इसके अलावा तियानमिंग आइस सिल्कवर्म के पहले ही बाहर निकलने के बाद उसने चुपचाप उसके शरीर पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 10,000 साइनाइन पॉइंट हासिल करने के अलावा सिस्टम ने उसे बर्फ से संबंधित विभिन्न वस्तुएं भी प्रदान की। जू तियानमो के लिए यह एक फलदायी फसल थी। तियानमो, ये कौन है? जू तियानमो को ऊर्जा अवशोषित करते देख हिम महारानी ने बगल में खड़ी स्तब्ध शुई बिंगर और शुई युएर की ओर देखा। यह सुनकर जू तियानमो ने तुरंत हिम महारानी और सम्राट हान तियान का परिचय कराया।
इसी दौरान शुई बिंगर और शुई युएर भी अपने सदमे से उबर गईं। इसके बावजूद स्नो एम्प्रेस और सम्राट हान तियान का सामना करते हुए दोनों लड़कियां अभी भी बहुत संयमित दिखाई दी। हम तियानमो के परिवार हैं। चूंकि तुम दोनों तियानमो से मिले हो, यह तुम्हारा भाग्य भी है। पिछले कई वर्षों से तियानमो हमारे साथ इस भीषण ठंड वाले सुदूर उत्तरी क्षेत्र में रह रहा है। उनका मौजूदा दौरा उन्हें कुछ अनुभव हासिल करने के लिए है। निश्चित रूप से भविष्य में वह जो मार्ग अपनाएगा वह इस सुदूर उत्तरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होगा। स्नो एम्प्रेस ने शुई बिंगर और शुई युएर की ओर देखा और कहा। यह सुनकर दोनों लड़कियों ने सिर हिलाया। अगले ही पल शुई बिंगर को अचानक कुछ सूझा और उसने हिम्मत जुटाकर कहा, वरिष्ठ हिम महारानी, चूंकि आप तियानमो छोटे भाई को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजने का इरादा रखते हैं तो क्यों न उसे हमारी तियानशुई अकादमी में शामिल होने दें। हालांकि हमारी अकादमी केवल महिला छात्रों को ही भर्ती करती है, मुझे विश्वास है कि तियानमो छोटे भाई की प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए अकादमी निश्चित रूप से उसके लिए एक अपवाद बनाने को तैयार होगी। शुई बिंगर की बातों पर स्नो एम्प्रेस ने उदासीन भाव से ठंडे लहजे में कहा, यह मोएर की अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है। हालांकि स्नो एम्प्रेस ठंडी थी, लेकिन उसने कम से कम कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे शुई बिंगर को उम्मीद मिली और उसने जल्दी से जू तियानमो की ओर देखा। उसी समय शुई युएर की आंखों में भी उम्मीद झलक रही थी। उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि जू तियानमो सहमत हो जाएगा, इससे पहले कि जू तियानमो कुछ जवाब दे पाता। सम्राट हान तियान अचानक उसके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, तियानमो, तियानशुई अकादमी में बहुत ही खूबसूरत छात्र हैं, आपको पता है। क्या तुम इसे संभाल पाओगे बच्चे? यह सुनकर जू तियानमो ने अजीब सी हंसी उड़ाई। कुछ ही देर में उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। सुदूर उत्तरी क्षेत्र में हमेशा के लिए रहना कोई समाधान नहीं था, अंततः उसे एक व्यापक दुनिया देखनी ही थी। इसके अलावा जू तियानमो इस अवसर का लाभ उठाकर मुख्य पात्रों के समूह से संपर्क करना चाहता था। तब तक वह सिस्टम से और अधिक पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इस पर विचार करने के बाद जू तियानमो ने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो मुझे अब से अपनी दोनों बड़ी बहनों को मेरी देखभाल करने के लिए परेशान करना पड़ेगा। जब वह बोल रहा था तो उसकी निगाहें स्वाभाविक रूप से शुई बिंगर और शुई युएर पर टिक गईं। जू तियानमो के शब्दों को सुनकर शुई बिंगर और शुई युएर बहुत खुश हुए। अभी अभी उन दोनों ने देखा था कि जू तियानमो की ताकत असाधारण थी। महज 13 साल की उम्र में ही वह 63वें स्तर का स्पिरिट सम्राट बन चुका था। इसके अलावा उसने 10 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट तियान में आइस सिल्कवर्म को भी आत्मसात कर लिया था। ऐसे व्यक्ति के उनके तियानशुई अकादमी में शामिल होने से आगामी महाद्वीपीय स्पिरिट मास्टर एलीट टूर्नामेंट का चैंपियनशिप निश्चित रूप से उन्हीं का नहीं होगा। इसके बाद जू तियानमो और दोनों लड़कियों के बीच एक समझौता हो गया। वे 3 दिन बाद सुदूर उत्तरी भूमि और स्वर्ग 2 साम्राज्य के हिम आत्मा प्रांत के बीच स्थित सीमावर्ती शहर में मिलेंगे। इसके बाद जू तियानमो ज्यादा देर नहीं रुके और हिम महारानी और सम्राट हान तियान के साथ हिम और हिम महल लौट गए। यह महल हिम महारानी द्वारा बनवाया गया था और यहीं पर जू तियानमो बचपन से रहते आए थे। कुछ सामान पैक करने के बाद जू तियानमो जाने के लिए तैयार था। जाने से पहले स्नो एम्प्रेस ने जू तियानमो को कसकर गले लगाया और काफी देर तक उसे नहीं छोड़ा। तियानमो, जब तुम अकेले प्रशिक्षण के लिए बाहर जाओ तो अपने कार्यों में सावधानी बरतना याद रखना। यह दुनिया खतरनाक है, किसी को भी आपको धोखा देने मत दो। हिम महारानी ने उन्हें गंभीरतापूर्वक फटकार लगाई। चिंता मत करो आंटी जू, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, जू तियानमो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इसी क्षण हिम महारानी ने अंततः जू तियानमो को गले लगाना छोड़ दिया और फिर एक सुरक्षात्मक ताबीज निकालकर जू तियानमो को सौंप दिया। ताबीज के अंदर दी हंटियन स्नो डांस शाइनिंग सन का एक बार इस्तेमाल करने की क्षमता संग्रहित है। अगर यह एक नाजुक क्षण है तो आप इसे सक्रिय कर सकते हैं। यह किसी महत्वपूर्ण समय पर आपकी जान बचा सकता है, हिम महारानी ने गंभीरता से कहा। उनकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। इसी क्षण सम्राट हान तियान ने झुककर पूछा, बहन, क्या अब मेरी बारी है? इसके साथ ही सम्राट हान तियान ने जू तियानमो को गले से लगा लिया। मोर्ग, मुझे आपसे और कोई मांग नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। जब तुम भविष्य में और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे तो वापस आकर सुदूर उत्तरी भूमि के अधिपति के रूप में हमारी स्थिति को संभाल लेना। सम्राट हान तियान को थोड़ा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जब जू तियानमो ने यह सुना तो उन्होंने वास्तव में अपना सिर हिलाया और कहा, बर्फ वाली चाची, मुझे सुदूर उत्तरी भूभाग के अधिपति पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह! सम्राट हान तियान आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने जोर देकर पूछा, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? जू तियानमो ने घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे जवाब दिया, मैं आइस आंटी और आंटी जू को देवत्व और शाश्वत जीवन प्राप्त करने में मदद करना चाहता हूँ। जू तियानमो की बातें सुनकर सम्राट हान तियान और हिम महारानी दोनों चौंक गए। उनके दिल में हलचल मच गई। कुछ पल के लिए अचंभित होने के बाद सम्राट हान तियान ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए जू तियानमो को स्नेहपूर्वक चूमा। फिर उसने अपनी निगाहें घुमाई और सीधे स्नो एम्प्रेस की ओर देखा। बहन, तियानमो ने कभी भी सुदूर उत्तरी भूभाग नहीं छोड़ा है। मुझे उसके अकेले बाहर जाने को लेकर वाकई चिंता है। मोएर की सुरक्षा के लिए मैं उसके साथ क्यों न जाऊं? सम्राट हान तियान के ऐसा कहने के बाद हिम महारानी चिंतन में डूब गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने सीधे सिर हिलाकर सहमति दे दी। यह देखकर सम्राट हान तियान अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन आह भरी, यह बहुत अच्छा है। मैं आखिरकार इंसानों के शहरों में खेलने जा सकता हूँ। यह सोचकर उसने जू तियानमो को उठाया, फिर स्नो एम्प्रेस को अलविदा कहा और चली गई। जू तियानमो काफी असहाय था। उसने मूल रूप से शुई बिंगर बहनों से मिलने के लिए अकेले जाने की योजना बनाई थी। किसे पता था कि अंत में सम्राट हान तियान भी उनके साथ आ जाएंगे। रास्ते में सम्राट हान तियान ने जू तियानमो का हाथ बहुत ही आत्मीयता से थाम लिया। 10 होटल बुकिंग को लेकर विवाद। संयोग से तान सान और शियाओ वू से मुलाकात हुई। उनके पैर बहुत खूबसूरत हैं। अध्याय 10 होटल बुकिंग की घटना। संयोग से तान सान और शियाओ वू से मुलाकात हुई। ये टांगे वाकई कमाल की हैं। बहुत जल्दी जू तियानमो और आइस आंट सीमावर्ती शहर पहुंचे। शुई बिंगर और शुई युएर पहले से ही इंतजार कर रही थीं। तियानमो छोटे भाई दोनों लड़कियां खुशी से भरे चेहरों के साथ पास आईं। जब उन्होंने देखा कि आइस आंट भी उनके साथ हैं तो उनकी आंखों में आश्चर्य की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इसमें केवल जू तियानमो ही होंगे। हालांकि दोनों लड़कियों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आइस आंट की ताकत को पहले ही देख चुके होने के कारण आइस आंट के साथ होने का मतलब था कि उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शहर के भीतरी हिस्से में प्रवेश करते ही आइस आंट जिज्ञासा से भर उठी। मनुष्य से जुड़ी हर तरह की चीजें उसे चकित कर देती थीं। तियानमो, मैं बिकने वाली मीठी कांटेदार झाड़ी खाना चाहता हूँ। यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइस आंटी ने जू तियानमो को खींचा, जो उछल कूद कर रहा था, जीवंत और प्यारा लग रहा था। जू तियानमो थोड़ा हताश थी। क्या रास्ते में उसे अभी भी वही बर्फीली चाची दिखाई दे रही थी जिसे वह जानता था? वह बेहद जिज्ञासु बच्ची थी।
मीठी कांटेदार झाड़ी खरीदने के बाद आइस आंटी ने उसे बड़े चाव से खाया। यह तो बहुत प्यारा है। तियानमो, तुम भी थोड़ा खा लो। आइस आंटी ने मिठाई से सजी कांटेदार टहनी की सींग को जुतियानमो के मुंह में डाल दिया। जुतियानमो ने एक टुकड़ा काटा, चबाया और निगल लिया। फिर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। यह तो वाकई बहुत प्यारा है। बर्फीली आंटी मुस्कुराई, फिर अचानक जुतियानमो के हाथ में अपना हाथ डालकर बहुत ही तीखे लहजे में पूछा, क्या मीठी हॉकथॉर्न है या मैं मीठी हूँ? बोलते समय उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और सीधे जुतियानमो को घूरने लगी। बेशक आइस आंटी, आप ज्यादा मीठी हैं, जुतियानमो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। पास ही मौजूद शुई बिंगर और शुई युएर ने उन दोनों की बातचीत और हरकतों को देखकर बहुत हैरानी जताई। जो लोग उन्हें नहीं जानते वे निश्चित रूप से उन्हें प्यार में डूबे जोड़े समझ लेंगे। इसके बाद समूह शहर में घूमना जारी रखा। चलते चलते शुई बिंगर ने बोलना शुरू किया, तियानमो छोटे भाई, देर हो रही है, चलो पहले रहने की जगह ढूंढ लेते हैं। जुतियानमो को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सिर हिलाकर उसने और दोनों लड़कियों ने रोज होटल की ओर प्रस्थान किया। हम तियानमो छोटे भाई, सीनियर आइस आंटी कहाँ हैं? इसी क्षण शुई बिंगर ने अचानक देखा कि आइस आंटी, जो पहले उनका पीछा कर रही थीं, कहीं गायब हो गई थीं। जुतियानमो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बर्फ वाली आंटी अकेले खेलने चली गई हैं, उनकी चिंता मत करो, पहले हम एक कमरा ढूंढ लेते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, जुतियानमो ने बिना देरी किए सीधे होटल के रिसेप्शन की ओर चल दिया। हालांकि पूछने पर उन्हें पता चला कि होटल में केवल एक ही कमरा बचा है। असल में जुतियानमो ने शुई बिंगर और दोनों लड़कियों को किसी दूसरे होटल में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन रिसेप्शन ने उन्हें सूचित कर दिया। जल्द ही शहर में एक भव्य नीलामी आयोजित की जाएगी जो कई बाहरी लोगों को आकर्षित करेगी। अन्य होटलों में कमरे शायद पहले से ही भरे हुए थे। जुतियानमो ने एक पल सोचा और तुरंत इस आखिरी कमरे को बुक करने का फैसला किया। उनके विचार में एक कमरा होना बिल्कुल भी कमरा न होने से बेहतर था। जुतियानमो को कमरा बुक करते देख पास में मौजूद शुई बिंगर और शुई युएर तुरंत शर्मा गईं और उनके गाल लाल हो गए। यह देखकर फ्रंट डेस्क पर मौजूद व्यक्ति थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था, यह सोचकर कि आजकल के युवाओं के पास वाकई बहुत सारे हथकंडे होते हैं, एक ड्रैगन और दो फीनिक्स। कुछ देर रुकने के बाद रिसेप्शन ने जुतियानमो के चेक इन की प्रक्रिया शुरू कर दी। तभी होटल के बाहर से दो लोग अंदर आए, एक पुरुष और एक स्त्री। वह व्यक्ति लगभग 10 वर्ष का था, लंबा कद, लंबे हल्के नीले बाल और एक शानदार नीले रंग का चोला पहने हुए था। उस महिला की लंबी काली बिच्छू के आकार की चोटियां थीं जो उसकी कमर से नीचे तक लटक रही थीं, और उसका सुंदर छोटा चेहरा गोरा था और उस पर गुलाबी चमक थी। उसका सुंदर और कोमल चेहरा गोरा और मनमोहक था और उसकी आंखें विशेष रूप से जीवंत प्रतीत होती थीं। उसका रूप रंग अत्यंत पवित्र और सुंदर था। तांगसान और शियाओ वू के अलावा और कौन हो सकता है? हमारे लिए एक कमरा ढूंढो। वहां पहुंचते ही तांगसान ने सीधे रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से बात की। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने असहाय होकर हाथ फैलाए और कहा, मुझे बहुत खेद है, आखिरी कमरा पहले ही इस सज्जन द्वारा आरक्षित कर लिया गया है। जब वह बोल रही थी तो फ्रंट डेस्क पर मौजूद कर्मचारी ने स्वाभाविक रूप से जुतियानमो की ओर देखा। यह सुनकर तांगसान ने भौहें चढ़ाई, फिर जुतियानमो और उन तीनों की ओर देखा। उन्होंने और शियाओ वू ने पूरे रास्ते भर खोजबीन की, लेकिन सभी होटल पूरी तरह से बुक थे। यह आखिरी होटल था। अवलोकन करते समय तांगसान जुतियानमो को देखकर मुस्कुराया और कहा, छोटे भाई, यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा है, तुम तीनों यहाँ नहीं रह पाओगे, है ना? आप हमें कमरा क्यों नहीं दे देते? मैं आपको मुआवजे के तौर पर कमरे के किराए का दुगुना किराया दे सकता हूँ। जब वह बोल रहा था तभी तांगसान ने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला। जुतियानमो ने तांगसान पर ठंडी नजर डाली और उत्तर दिया, क्षमा कीजिए, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी, डिंग। पहचाने जा सकने वाले साइन इन अक्षर तांगसान और शियाओ वू। क्या आप लॉग इन करना चाहते हैं? यह सुनकर जुतियानमो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और मन ही मन बुदबुदाए, क्या ये दोनों वास्तव में तांगसान और शियाओ वू हैं? अपनी हैरानी के बीच उन्होंने सीधे तांगसान के साथ अनुबंध करने का विकल्प चुना। कुछ ही देर में सिस्टम की प्रतिक्रिया आ गई, डिंग। तांगसान को सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार 10,000 साइन इन पॉइंट, लिंगबो माइक्रोस्टेप मूवमेंट तकनीक। ओह, जुतियानमो गुप्त रूप से चौंक गई। वह जानता था कि इस समय तांगसान की ताकत उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए इस तरह का साइन इन इनाम पहले से ही काफी अच्छा था। आखिरकार यह लिंगबो माइक्रोस्टेप एक उच्च स्तरीय मूवमेंट तकनीक थी। जैसे ही जुतियानमो सोच में डूबा हुआ था, तांगसान का चेहरा बिगड़ गया और वह मन ही मन बुदबुदाया, मुसीबत खड़ी करने का साहस न करना औसत दर्जे का होना है। इस विचार के साथ उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और सीधे पर्पल डेमन आई का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य जुतियानमो पर छुपकर हमला करना था। हालांकि तांगसान को इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसकी बैंगनी दानव आंख की शक्ति मुक्त हुई, तुरंत ही जुतियानमो के प्रति आध्यात्मिक प्रभाव से उसका सामना हुआ। अगले ही पल तांगसान को पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए देखा गया। उसके पूरे शरीर के सातों छिद्रों से खून बह रहा था और वह दर्द से चीख रहा था। आहा! पास ही खड़ी शियाओ वू ने यह देखा, उसकी भौहें अचानक तन गईं और उसने जुतियानमो को गुस्से भरी निगाहों से देखा। उसे स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि जुतियानमो ने किसी न किसी तरह की विधि का प्रयोग किया था। फिर बिना देरी किए वह सीधे जुतियानमो की ओर दौड़ी। पलक झपकते ही जियाओ वू ने अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके जुतियानमो को जकड़ लिया और उसे जमीन पर पटकने का इरादा किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जुतियानमो उसके सॉफ्ट बोन्स लॉक के सामने बिल्कुल स्थिर रहा और इसके बजाय उसने उसे चिढ़ाया, ये पैर तो बढ़िया हैं। बोलते बोलते जुतियानमो ने हाथ बढ़ाकर जियाओ वू की जांघ को भी छू लिया। इसी दौरान तांगसान को होश आ गया। जुतियानमो को जियाओ वू की जांघ छूते देख वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। हरामी, वह गुस्से में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। जुतियानमो को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझ पर पहले हमला किया। उसके शब्द खत्म होते ही उसने जरा भी देर नहीं की, उसका शरीर कांप उठा और उसे बांधे हुए शियाओ वू इस प्रतिझटके की ताकत से तुरंत दूर जा गिरा। शियाओ वू ने देखा कि वह जुतियानमो को बांध नहीं सकती, इसलिए उसने दूरी बनाने और अपनी अगली चाल की योजना बनाने की तैयारी की। किसने सोचा होगा कि उसके हिलने डुलने से पहले ही जुतियानमो ने उसकी कलाई पकड़ ली। यह शियाओ वू चौंक गई और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाती, जुतियानमो की मुट्ठी उस पर पड़ चुकी थी। टकराना। एक जोरदार मुक्के की आवाज के साथ जियाओ वू को जुतियानमो से एक जोरदार घूंसा लगा और सहज रूप से उसके मुंह से ताजा खून बह निकला। जुतियानमो ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसके मुक्के और लात शियाओ वू पर बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे। बैंग बैंग बैंग। एक पल के लिए जुतियानमो के लगातार मुक्कों और लातों की बौछार के नीचे जियाओ वू पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। एक समय ऐसा आया जब जुतियानमो ने अचानक उसे उठाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। जियाओ वू पिटाई से पहले ही बुरी तरह से व्याकुल हो चुका था और विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था।
फिर जूतियानमो ने जियाओ वू की पीठ पर एक पैर रखा और उसे अपने पैर के नीचे मजबूती से दबा दिया। इस समय तांग सांग आखिरकार अपने सदमे से उबर गया। उसने जूतियानमो को गुस्से से घूरा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। इसके तुरंत बाद बिना देरी किए उसने अपना हाथ उठाया और सीधे अपनी आस्तीन में छिपे हुए जुगे डिवाइन क्रॉसबो को सक्रिय कर दिया। भूश भूश, पलक झपकते ही दो धनुषाकार तीर सीधे जूतियानमो की ओर चले गए। हालांकि तांग सांग को इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही धनुष के तीर लगने ही वाले थे, जूतियानमो के शरीर से बर्फ के क्रिस्टल की एक ढाल प्रकट हो गई। सीधे तौर पर धनुष के तीरों को रोक रहा है। कितना कपटपूर्ण यह देखकर जूतियानमो ने ठंडे स्वर में कहा, फिर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया और सीधे जियाओ वू की एक भुजा तोड़ दी। आह! अपनी टूटी हुई बाह के साथ शियाओ वू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली।